हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामन और शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये करेंगे इस चैप्टर के लिए। इसमें दो तीन एक्सरसाइजेस भी है, तो आपको ना ये एक थ्योरी वीडियो ही मतलब काफ़ी है। इसमें आपको और किसी थ्योरी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में आप हर टाइप का क्वेश्चन भी कवर कर लोगे, हर मतलब जो थ्योरी है ना उसको भी आप एकदम तगड़े तरीके से याद भी कर लोगे। जैसे यहाँ पे कई सारी स्टेप्स होती, कई सारे केसेस होते हैं, तो उनको ना मैंने काफ़ी तो मतलब सोच विचार के ऐसा कुछ बना लिया है ट्रिक। आप ये जब लगाओगे ना तो मतलब कोई पॉइंट बचेगा ही नहीं आपकी, मतलब क्वेश्चन की मजाल की वो आपसे बच पाए। तो आज के वीडियो को ना मैं आपको चार पार्ट में, मतलब मैंने दिमाग में चार पार्ट्स बना रखे हैं आज की वीडियो के। पहले पार्ट में मैं आपको ना इस चैप्टर को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये वैसे यूजफुल बहुत है। जैसे आपको कई चैप्टर लगेंगे कि आपको डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं दिखेगा, लेकिन इस चैप्टर का डायरेक्ट यूज़ है डेली लाइफ में। फिर उसके बाद हम सीखेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़, क्योंकि यार लीनियर प्रोग्रामिंग में ना यहाँ पर लीनियर इनइक्वलिटीज जो कि क्लास 11th का टॉपिक है वैसे तो मेरी कोशिश ये होगी कि उसकी जो लिंक है ना, करीबन 10-15 मिनट के एक दो वीडियोज़ है, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा उसको देने की, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वो कार्ड्स के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। लीनियर इनइक्वलिटीज को आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं दूसरे पार्ट में लीनियर इनइक्वलिटीज को सोल्व करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे इसका थ्योरी पार्ट, मतलब हम कैसे कैसे एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। ये सारे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन बहुत इजीली हम इस चीज़ को जान लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, मतलब 4-5 एग्जाम्पल तो करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे केस बनते हैं कि ये यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता, इधर से सॉल्यूशन मिलता है, फिर आगे भी केस बनते हैं, तो हर टाइप का बताऊंगा। प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। एक लंबा सा क्वेश्चन होगा, उसको पढ़ के हम आंसर बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से, मतलब इस चीज़ को आपको ना ऐसे फील करवाऊंगा कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में है। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। एक दुकानदार है, एक है शॉपकीपर, जो कि दो चीज़ों में डील करता है, दो चीज़ों में बिजनेस करता है। वो है एक तो टेबल्स और एक है चेयर्स। ठीक है, टेबल और कुर्सी, ये दो ही चीज़ें उसकी दुकान पर मिलती है। समझो कि वो ये है, यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो उसकी जो दुकान है या फिर जो उसका गोदाम है वो ऐसे है यहाँ पर, और ना ये क्या है, इसका गोदाम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गो डाउन। ठीक है, गोडाउन या फिर वेयर हाउस, आप कुछ भी बोल लो। इस गोदाम में लिमिटेशन है। गोदाम ऐसे तो होता नहीं कि बहुत बड़ा होता है, कोई खेत है, नहीं। यहाँ पर इस गोदाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइटम्स रख पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब टेबल हो या कुर्सी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइटम्स आ सकते हैं। और इसके पास में अभी फ़िलहाल जितने रुपए हैं जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। समझो कि उसने गोदाम तो बना लिया, लेकिन अब उसको ना टेबल चेयर खरीदनी है, फिर बाद में बेचना स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी इसके पास में कितने रुपए हैं, वो है 50,000। ठीक है, ओनली 50,000 इसके पास में रुपीज़ है। तो इस थोड़ा डायग्राम फीलिंग बना देता हूँ, देखो ये लो, ऐसे फील आनी चाहिए। 50,000 ना, 50,000 रुपये इसके पास में ये। तो यार अब है ना, इसको थोड़ा बहुत और भी आइडिया है कि भाई ये टेबल कुर्सी ये जो है ये कितने रुपए में मिलती है, हम कितने रुपए में खरीदें और इसको कितने रुपए में बेचें, और उस हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा। तो ये इसके पास ये डेटा तो है कम से कम कि कॉस्ट ऑफ वन टेबल ये है ₹2500। ठीक है, एक टेबल को खरीदने में उसको दुकानदार को 2,500 तो देने ही पड़ेंगे। और कॉस्ट ऑफ वन चेयर ये है ₹500। एक चेयर को खरीदने में 500 रुपये उसको देना पड़ेंगे। उसके बाद में प्रॉफिट कितना होगा, मेन चीज़ है प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट ऑन वन टेबल, समझो कि इस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको ₹250, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फिर अगली चीज़ प्रॉफिट ऑन वन चेयर, एक चेयर पर कितना प्रॉफिट होगा, तो उसको होगा 75 रुपीज़ का। तो इसके दिमाग में ये थॉट तो आएगी, पक्का थॉट आएगी क्या, कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, कि हम अपने 50,000 रुपये से कितना टेबल में इन्वेस्ट करें, कितना चेयर्स में इन्वेस्ट करें, कि इसको 50,000 रुपये से। और ये भी पाबंदी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 आइटम्स ही रख सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि भाई इसके पास में 50,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 आइटम्स रख सकता है एक बार में। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वो सोचेगा कि यार मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। क्या क्या सोचेगा ये, यहाँ पे समझो कि वो ऐसा सोच रहा है यहाँ पर कि भाई इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, ऐसे यार ये थोड़ा सा गलत बन गया, कार्टून सा बन गया ये।
तो दोस्तों अगर वो ऐसे सोचेगा ना कि मैं एक टेबल ले लूँ और 59 चेयर्स ले लूँ, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक एक केस अगर हम सोचने बैठेंगे तो फिर तो बहुत हो जाएगा, फिर तो मतलब धंधा बाद में होगा, पहले कैलकुलेशन होगी। तो अब क्या करें भाई, क्या किया जाए? तो समझो कि इसके जो भी चाइल्ड है या फिर बेटा या बेटी कुछ भी है, वो चलो वो थोड़ा बहुत पढ़ के वो सोचेंगे कि यार चलो अब हम पापा की मदद करते हैं ना, कि कैसे हम ये 50,000 रुपये से मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब बना सकते हैं। तो चलो वो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाएंगे, कुछ ग्राफ व्राफ बना के कुछ ना कुछ मतलब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। किसको? प्रॉफिट को। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई टेबल कितनी खरीदे, चेयर कितनी खरीदे, तो वो इनको एक्स और वाई मान लेंगे, है ना। ऐसा तो हम बहुत बार करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स को मान लेते हैं एक्स। लेट नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सॉरी ये एक्स नहीं, ये तो फिर वाई हो जाएगा ना, वो एक्स हो गया तो ये वाई हो गया। देखो दोस्तों, अपने इस चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी लैंग्वेज में जो हम ये एक्स और वाई मानते हैं, इनको बोलते हैं हम डिसीजन वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको? डिसीजन वेरिएबल्स। क्योंकि डिसीजन हम इन्हीं के बेसिस पे लेंगे। यही तो पता नहीं हमें कि एक्स और वाई क्या है, मेन जड़ तो यही है कि ये कैसे। वैसे तो हम कुछ भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, भाई एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। ये बात नहीं है, बात ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और 50,000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइटम हम अगर ले सकें, तो फिर हम टेबल्स कितनी लेंगे, चेयर्स कितनी लेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू अपने सिचुएशन को डिसाइड करने में बहुत मदद करती है ना। तो यही है डिसीजन वेरिएबल्स, इन्हीं की वैल्यू हमें बतानी है, इन्हीं के बारे में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर देखेंगे भी यार, चलो नंबर ऑफ टेबल्स होगी एक्स, नंबर ऑफ चेयर्स होगी कितनी, वाई। और अब देखो खर्चा कितना आएगा, क्योंकि अपने पास में 50,000 रुपये ही है, तो खर्चा कितना आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे टोटल एस्टिमेट कि कितना टोटल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना होगा। एक टेबल को खरीदने में खर्चा आता है 2,500 का, तो एक्स टेबल्स को खरीदने में कितना खर्चा आएगा, 250 इंटू एक्स प्लस, अच्छा एक चेयर को खरीदने में खर्चा आता है 500 रुपये का, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू 500। देन नंबर ऑफ चेयर्स कितनी, वाई, तो वाई चेयर्स को खरीदने में कितना कॉस्ट लगेगा, 500 वाई। ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये अपने पास में जितना पैसा है अभी 50,000, उससे कम ही होनी चाहिए या फिर उसके बराबर हो सकती है। भाई अगर खर्चा हो रहा है 60,000 का, तो वो कहाँ से ला पाएंगे, है ना। चीज़ों को 60,000 में तो खरीद ही नहीं पाएंगे ना। तो ये तो है पाबंदी। दूसरी पाबंदी एक और है कि चलो 50,000 तो है, लेकिन मान लो कि हम 50,000 में 100 आइटम खरीद लें, यार इतनी जगह भी तो होनी चाहिए, जगह भी, इसकी भी पाबंदी है ना। ज़्यादा ज़्यादा हम 60 आइटम्स ही खरीद सकते हैं, मतलब उनको यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस का भी एक प्रॉब्लम है। स्पेस कितना हो जाएगा, अगर एक्स टेबल्स लेंगे, वाई चेयर्स लेंगे, तो टोटल आइटम हो गए एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये टोटल आइटम एक्स प्लस वाई ये 60 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अपने गोदाम में 60 से ज़्यादा जगह है ही नहीं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की लैंग्वेज में ये जो दो इनइक्वलिटी आ गई ना, देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी है असमीका, हिंदी में बोलते हैं असमीका। तो इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ये जो इनइक्वलिटीज है, ये जो कंडीशन है, ये और ये, इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स, और इंग्लिश में आई थिंक इनको बोलते हैं हम ऐसे व्यवरोध, लेकिन ये काफ़ी टिपिकल वर्ड हो गया, हम इसको बोलेंगे पाबंदी। ये पाबंदियाँ हैं, ठीक है, क्या ये कॉन्स्टेंट्स है। तो चलो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें मान ली है, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ चेयर्स, और इतना खर्चा होगा और इतना स्पेस अपने साथ, है ना। लेकिन अब बात आती है कि हमें इसका जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आखिरकार होगा क्या, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले अब बनाते कि यार प्रॉफिट होगा कितना। अगर हम एक्स टेबल्स और वाई चेयर्स खरीदे, तो जो प्रॉफिट है उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, जेड से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अगर हम एक्स टेबल्स खरीदें और उनको बेचें, तो एक टेबल पर प्रॉफिट होता है 250 रुपये का, तो एक्स टेबल्स पे कितना हो जाएगा, 250 एक्स हो जाएगा। एक चेयर पर फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है 75 रुपये का, तो ऐसे वाई चेयर्स का कितना फ़ायदा, उस पर कितना प्रॉफिट होगा, 75 वाई। ठीक है, ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन, ये अपना होना चाहिए मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर की लैंग्वेज में, अपने इस चैप्टर जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इसकी लैंग्वेज में जिस भी चीज़ को हमें मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है, कई बार जैसे यहाँ पे प्रॉफिट तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होना चाहिए ना, एकदम बेस्ट केस सिनेरियो में हम प्रॉफिट मिनिमम थोड़ी चाहेंगे यार, प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम ऐसे कैलकुलेशन करके सोचते हैं कि यार खर्चा कम से कम हो, तो उस केस में जो खर्चा होता है ना, कॉस्ट, उसको मिनिमम हम बनाने की कोशिश करते हैं।
तो जिस भी वेरिएबल को हम मैक्सिमम या मिनिमम बनाने की कोशिश करते हैं उस वेरिएबल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ही हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम, कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम और स्मॉल एम मतलब मिनिमम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? ये सोच रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव, जैसे अपना क्या ऑब्जेक्टिव, अभी हम क्लास 12 की ये वीडियोस देख रहे हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या? उद्देश्य है ना? क्या उद्देश्य है? तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। तो अपना इस प्रॉब्लम में उद्देश्य क्या है भाई? प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों इतनी सारी इक्वेशंस और इनइक्वलिटी और ये सब एक्सप्रेशन बनाने के बाद में भी अभी तक तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, वो क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल लगाएं, बिना मैथमेटिक्स के कुछ सोचने लग जाएं, तब देखो हमें मतलब डायरेक्ट ऐसे कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला, प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन मैक्सिमम हो ये में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे हिट एंड ट्रायल मतलब कैसे? हम कुछ भी ले लें, देखो समझो कि हम स्टार्टिंग में जीरो टेबल ले लें। कितनी? जीरो टेबल है ना? यहाँ पे कितनी है? टेबल्स एक्स है, चेयर्स वाई है। तो जीरो टेबल ले लें तो चेयर्स कितनी ले लेंगे हम? वाई चेयर्स ले लेंगे। वाई मतलब ऐसा नहीं कि गोदाम में जगह 60 है तो 60 के साथ हम वो ले लें, क्या? चेयर्स ले लें। उसी हिसाब से पैसे भी तो होने चाहिए ना, 50,000 ही है टोटल रुपये। तो ये दोनों ही पाबंदियाँ हैं अपने सामने। तो देखो अगर हम जीरो टेबल लें, वाई चेयर्स लें, तो अगर मैं जीरो और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे डालूँ, एक्स मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा इस सिचुएशन में? यहाँ पर जीरो डल जाएगा तो कितना हो जाएगा? जीरो प्लस यहाँ पे 500 वाई, चलो ठीक है 500 वाई लेस देन इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 50,000। तो इस जीरो का तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पे 100 बचेगा। तो वाई लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया। तो अब यहाँ पर 100 ये हो गया ना, तो जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो 100 या 100 से कम ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास में 50,000 रुपये हैं, लेकिन जगह भी तो कमी है यार, वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी। तो फिर चेयर्स हम 100 थोड़ी ले पाएंगे, क्योंकि जगह तो 60 की है। तो फिर हम 100 नहीं ले पाएंगे, फिर 60 ही ले पाएंगे ना। मैक्सिमम कितनी ले पाएंगे हम? 60 चेयर्स ले पाएंगे, ठीक है 60। तो अभी x की वैल्यू कितनी है? 0 है, और y की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो इस हिसाब से अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट z वो कितना होगा? 250 इंटू एक्स, तो 250 इंटू एक्स। एक्स मतलब टेबल्स, कितनी टेबल्स ली नहीं हमने? 0 है। प्लस चेयर्स कितनी है अपनी? ये y की वैल्यू कितनी है? 60। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 75 इंटू 60। इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो तो यही, फिर 75 का डबल 150, उसका ट्रिपल 450, ऐसा बन जाएगा। तो इस केस में अगर हम जीरो टेबल लें और 60 चेयर्स लेंगे तो हमें कितना 4,500 का रुपये का फ़ायदा होगा। क्या ये मैक्सिमम है? पता नहीं। अभी हम एक काम करते हैं कि चेयर्स एक भी नहीं लेते, सारी की सारी क्या ले लेते हैं? एक्स टेबल्स ले लेते हैं। तो अगला केस ये हो गया, एक्स टेबल्स ले ली और मैंने जीरो चेयर ले ली। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर अब देखो पैसे की पाबंदी पर आते हैं। सबसे पहले एक्स टेबल्स और जीरो चेयर्स, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है ना ये, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई कितनी हम यहाँ पर टेबल्स ले सकते हैं। एक्स तो अभी अननोन है ना, तो यहाँ पर मैं डालूंगा, तो एक्स टेबल्स का खर्चा 2500 एक्स हो गया, प्लस जीरो चेयर्स, तो ये 500 वाई वाला खर्चा नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 50,000, ये हो गया। तो यहाँ पे ये जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, ये जो 25 है इस 500 को काटेगा तो कितना? 2 और 0, हाँ, एक्स लेस देन इक्वल टू 20 हो गया। मतलब वो 20 या 20 से कम चेयर्स ले पाएगा, टेबल्स ले पाएगा, क्योंकि एक टेबल की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है यार, 2,500 है, एक टेबल की प्राइस 2,500 है, तो वो 50,000 उसके पास में टोटल रुपए है, तो 20 टेबल ही ले पाएगा। उस केस में वाई, अच्छा अभी जगह देखो, जगह कितनी है इस बार? क्या है? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है, तो एक्स प्लस वाई तो 0 हो गया अपने वाले में, लेस देन इक्वल टू 60। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। तो गोदाम में जगह तो 60 की है लेकिन पैसे कम पड़ गए, इसलिए वो 20 टेबल ही ले पाएगा। चलो जो भी सिचुएशन है, इस हिसाब से अगर हम इस सिचुएशन में निकाल के देखें कि प्रॉफिट कितना आएगा जेड, तो प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है जेड का? ये है 250 एक्स प्लस 75 वाई, 250 एक्स प्लस 75 वाई। यहाँ पे रख के देखेंगे, एक्स की जगह ये डाल दूंगा मैं, कितना? 20, तो 250 इंटू 20 प्लस ये वाई तो 0 है यहाँ पर, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 तो लग गया, और 25 दूना 50, ये हो गया 500 रुपये का प्रॉफिट। इसमें 4500 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसमें 500 नहीं 5,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यार देखो
बहुत सारे केस बन सकते हैं ना, ये तो मैंने आपको 2 केस बताए हैं। जीरो टेबल लिया, वाई चेयर्स, मतलब ये रहा जीरो टेबल, और वो 60 की 60 चेयर ले ले सारी की सारी ना, तो उसको 45 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर वो ये 20 ये ले ले टेबल और जीरो चेयर ले, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20, एक्स इक्वल टू 20 है और वाई की वैल्यू 20 जीरो है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यार टेबल तो ले ली इसने 20 और चेयर एक भी नहीं ली, तो उस केस में इसको 5,000 रुपये का फ़ायदा होगा। देखो बीच में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे नहीं है आपको एक चीज़ जीरो लेनी है, इसको दोनों में धंधा करना है। तो ऐसा हो सकता है कि वो 10 टेबल ले ले और कुछ चेयर्स ले ले, या फिर 5 टेबल ले ले कुछ और, जितने भी वो इस हिसाब से, जितने भी उसके पास में बजट और गोदाम में जगह ना उस हिसाब से वो कुछ अलग टाइप से चेयर्स ले ले, तो हो सकता है कि बीच में कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, कुछ ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल जाए। लेकिन अगर हम ऐसे एक एक चीज़ सोचेंगे कि भाई चलो एक टेबल बढ़ा दी, फिर चेयर्स देखो कितनी कम हो जाएगी, फिर ऐसे एक चेयर बढ़ा दिया फिर टेबल कम हो जाएगी, तो ऐसा तो फिर हो गया, फिर तो बस कैलकुलेशन ही हो पाएगी, हमें कुछ डायरेक्ट आंसर मिलेगा नहीं। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाने से बढ़िया है अपने पास में ये वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब पाबंदियाँ हैं, इनकी इक्वेशन इनइक्वलिटी सब तैयार है। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो इससे ये मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत जल्दी बता देगा, मतलब 5-10 मिनट में ना ये सारा हिसाब अगर उस डेटा मिल जाएगा ना, तो 5-10 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा पाएगा, उसके लिए उसको कितनी टेबल्स खरीदनी पड़ेगी और कितनी चेयर्स खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये इनइक्वलिटीज़, क्योंकि देखो इनइक्वलिटीज़ का वो डायग्राम वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इनको समझना बहुत आसान है। हाउ टू सोल्व लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई वाली है ना, दोनों में इनइक्वलिटीज़ और कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी, उनका ग्राफ आपको डायरेक्ट याद रखना है। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में और जो ऊपर की तरफ आई बटन आता है उसके अंदर मैं आपको जो 11th क्लास में ना उसमें मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया, अगर आपको बहुत डाउट है उसके अंदर तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैं वहाँ पर देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक जरूर कर लेना। एक या दो छोटी छोटी वीडियोज़ है तो वो मतलब 10-15 मिनट के, वो आप इजीली देख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बस ये इनइक्वलिटी सोल्व करके बताता हूँ, इसके जरिए हम जान लेंगे कि इस चैप्टर में देखो इतनी छोटी मोटी इनइक्वलिटी ना वही सफिशिएंट है, यहाँ पे बहुत कोई खतरनाक इनइक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन, चलो इसको मैं चेंज करके इसको ग्रेटर देन ही रख लेता हूँ इक्वल टू, ताकि मैं एक और केस आपको समझा पाऊँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये इनइक्वलिटी है ना, यहाँ पर जो इनइक्वलिटी का साइन है इसकी जगह लगा लो जीरो, पहले इसको हम हटा देते हैं एक बार, थोड़ी देर के लिए इसको साइन हटा देते हैं। ये x प्लस 2y बराबर बराबर का साइन लगा लेते हैं 20। अब इसको हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप x की वैल्यू जीरो डाल दो एक बार, और एक बार इसके अंदर y की वैल्यू जीरो डाल दो। तो जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू जीरो डालूंगा तो x बराबर 20 हो जाएगा, ये एक पॉइंट मिल गया मेरे को ना, वो x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू वैसे। अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो 2y बराबर 20, तो y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे हम प्लॉट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो जैसे यहाँ पे 0,10 ये समझो कि यहाँ पर है 0,10, और एक ये 20,0 ये समझो कि वो यहाँ पर है 20,0, ऐसे इनको मिला देंगे, है ना। लेकिन मिलाएंगे कैसे, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है ऐसे लेस देन इक्वल टू, तब तो हम इसको ऐसे डार्क लाइन से मिला देंगे, एकदम डार्क, मतलब पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सीधा स्केल से मिला देंगे, ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे ये है ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने था लेकिन हटा दिया, इक्वल का साइन नहीं है ऐसा समझो, तब हम जब पॉइंट्स को मिलाते हैं तब डॉट 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 वैसे करके मिलाते हैं ना, कैसे डॉट 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 डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो अब देखो इसको भी मैं थोड़ा बना लेता हूँ, इसको भी यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है इसको हटा के आप थोड़ी देर के लिए इक्वल का साइन लगा लो, मतलब ऐसा बन जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 15, ठीक है। ये है अपनी मेन इनइक्वलिटी। अब यहाँ पर हम पॉइंट वगैरह पता कर लेते हैं, तो एक बार x की वैल्यू जीरो डाल दो और एक बार y की वैल्यू जीरो डाल दो, ऐसे ही करना। ये जो चैप्टर है ना अपना लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें ऐसे करोगे ना तो जल्दी, और ये यूजफुल भी है क्योंकि इन पॉइंट्स का भी ज़रूरत पड़ती है आगे, ये जो पॉइंट है ना ये इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप ऐसे निकाल लेना। तो x की वैल्यू अगर मैं जीरो डालूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, -3y बराबर 15, तो -300 काटेगा तो -5 -5 हो जाएगा। अब इसमें ना इसमें y की वैल्यू जीरो डाल दी ऐसे, तो ये जो y है ये खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू जीरो है, 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, तो ये माइनस का y है, इसका मतलब नेगेटिव y साइड में ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लेता हूँ। देखो ये हुआ, यहाँ पे माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 यहाँ पर हो गया 0,-5, और एक पॉइंट है 3,0, तो वो समझो यहाँ पर है 3,0, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे कैसे,
यहाँ पर ना ओनली ग्रेटर देन का साइन है तो हम इनको डॉट 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 करके मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ही मिलाएंगे इनको एकदम स्केल से, मतलब पेन उठाना पड़ेगा, ये बात है। डॉट 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 डॉटेड लाइन से इनको मिलाएंगे, ठीक है। अब यार जैसे इक्वेशन वगैरह आती है ना, उसका मतलब ये होती है बाउंड्री, लेकिन इनइक्वलिटी आ जाती है ना, उसका मतलब या तो बाउंड्री के उस पार या इस पार, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगली स्टेप अपनी होती है, अगली स्टेप होती है यहाँ पर हम एक पॉइंट को क्रॉस चेक करते हैं ना, एक पॉइंट को क्रॉस चेक करते हैं, और जनरली वो पॉइंट हम लेते हैं 0,0, जनरली बोल रहा हूँ। ये पॉइंट हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये इन लाइंस पर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अब यहाँ पर इसमें 20,0 ये पॉइंट उठाकर इनइक्वलिटी में चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये बाउंड्री पर है ना, इसके ऊपर है। तो इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे आसान पॉइंट ये है 0,0, ये 0,0 उठाऊंगा और क्रॉस चेक किस में करूँगा, इनइक्वलिटी में ना। क्रॉस चेक में किस में करूँगा, इनइक्वलिटी में, इस इक्वेशन में नहीं, इनइक्वलिटी में, कि वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो 0,0 उठाकर मैं इसमें डालूंगा, यहाँ पर ये क्या मिलेगा, देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या मिल जाएगा 0 + 2y, ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20। ये मैंने 0,0 उठाकर इनइक्वलिटी में डाला है। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, इसको फिर देखते हैं। 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 20, सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। इसका मतलब 0,0 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो मैंने अभी क्या बोला था कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इसका जो डायग्राम होता है ना, वो इस लाइन के या तो उधर वाला पार्ट होता है या फिर इधर वाला, इनको बोलते हैं हम हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन। तो इस लाइन की वजह से दो हाफ प्लेन हो गए, इसके इधर वाला राइट साइड में ऊपर वाला और लेफ्ट साइड में इधर नीचे वाला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उठा के चेक करके देखते हैं, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो उधर का जो पूरा हाफ प्लेन है ये उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, है ना। इसी को हम शेड कर देंगे, यही इधर का कोई सा भी पॉइंट उठा के इसमें डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इसको सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, नहीं, पूरा एक प्लेन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन। और अगर यहाँ वाला पॉइंट जैसे समझो कि ये 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इधर का एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर उधर वाले को हम शेड कर देंगे। तो ऐसे हम एक इनइक्वलिटी का डायग्राम बनाते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर चेक करते हैं। आप जरूरी नहीं कि 0,0 ही लो, आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए। बाउंड्री के या तो इधर का या उधर का, क्योंकि बाउंड्री वाला तो फिर यहाँ पर उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर भी मैं ये 0,0 ही चेक कर लेता हूँ, है ना। 0,0 उठाकर उसमें डालूंगा, है ना, ये 0,0 उठाकर उसमें डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 5 × 0 हो जाएगा, 5 × 0 -3 × y, तो उसमें भी 3 × 0 हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन 15, तो ग्रेटर देन 15 हो गया। ये 0 - 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 15। क्या ये चीज़ सही है, 0,0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, दिस इज फॉल्स। तो 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक बाउंड्री बन गई ऐसे डॉट 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 लाइन पे, और इसके इधर वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब इसी लाइन की वजह से इधर जो हाफ प्लेन बना ना, उधर के एक पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इधर का कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर किधर का करेगा, दूसरी तरफ वाले पॉइंट पक्का इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें दूसरा पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाले को हम शेड कर देते डायरेक्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। क्या करते हैं, पहले इनइक्वलिटी का साइन हटा लो, डायग्राम बना लो लाइन का, उसके बाद में कोई एक पॉइंट क्रॉस चेक कर लो। बस ये 2 स्टेप्स आपको लगानी है। हाँ, थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना कि यहाँ पर अगर इक्वल है तो इसको सॉलिड बना देना ऐसे बिना पेन उठाए। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ही है या फिर लेस देन ही है, इक्वल का साइन नहीं है, तब आप इसको डॉटेड लाइन से बना देना। अब मैं आपको कुछ और स्टैंडर्ड चीज़ें बता देता हूँ जो कि आप डायरेक्ट याद रखना ना, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने की जरूरत। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे x > 0 है ना, x > 0 का मतलब क्या होता है, x = 0 होता है, y एक्सिस ग्रेटर देन 0, तो वो दाईं तरफ होता है ना, x पॉजिटिव दाईं तरफ। तो देखो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, x > 0 ये इधर वाला बन जाएगा, x 0 से बड़ा इसका मतलब पॉजिटिव है तो इधर वाला बन जाएगा। ऐसे मैं बोलूँ कि y > 0, तो इसका मतलब क्या होगा, तो y > 0 मतलब y पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाला बन जाएगा, इसका डायग्राम ऊपर वाला हो जाएगा। कई बार ये दोनों ही आ जाते हैं, मतलब x > 0 एंड लगा के y > 0, तो इसमें क्या होगा, हम इसकी भी सुनेंगे और इसकी भी सुनेंगे, दोनों को एक साथ डील करना पड़ेगा। दोनों का एक टाइप से हमें जो कॉमन एरिया ना उसी को शेड करना पड़ेगा। कई बार 2-3 इनइक्वलिटी एक साथ आएगी, और इस चैप्टर में तो खास तौर से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे,
तीन चार इनइक्वलिटी एक साथ आएगी, तो उनका जो कॉमन पार्ट है उसी को हम शेड करते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह रहा है इधर राइट साइड का। आप ना एक आदत बना लेना अब इनइक्वलिटी को सोल्व करने की, आपको ऐसे पूरा शेड करने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा एरो बना देना, भाई इसके इधर का है, हाँ ठीक है, इसके इधर का है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो बना देना। क्योंकि ये तो अभी आप एक एक लाइन का ही डायग्राम सीख रहे हो, जब ये सारे डायग्राम एक ही ग्राफ पेपर पर बनेंगे ना तो फिर बहुत भारी कन्फ्यूजन होगा, फिर ऐसे काटापीटी सी दिखाई देगी। तो उससे बढ़िया कि आप यहाँ पे एक एरो लगाने की आदत बना लो। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये इधर का हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये ऊपर का हो जाएगा, है ना, ये ऊपर का हो जाएगा, तो ऊपर का आएगा और राइट साइड का आएगा। तो ऐसा अगर मैं कॉमन पार्ट देखूँ तो ये वाला पोर्शन आएगा दोनों का कॉमन। तो ये भी आप चीज़ याद रखना कि जो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐसा कभी आता है तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट बनेगा। तो दोस्तों अब हमने ना इनइक्वलिटीज़ भी सोल्व करना सीख ली है। अभी तक हमने दो पार्ट हो गए कि एक तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सिचुएशन से ये टॉपिक समझ पाए कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें चीज़ों का मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना होता है इस चैप्टर के जरिए। और उसके बाद में इनइक्वलिटीज़ सोल्व करना सीख लिया। अब हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट पर आएंगे और वो क्या है, इस चैप्टर की थ्योरी। मतलब ये आप टेंशन मत लेना, इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएगी toppersvillage.com पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगी। ये मैंने समझाने के लिए अलग से ये लिख रखा है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, फिर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे क्या डायग्राम, कब क्या सिचुएशन होगी तो क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों अब हम जानेंगे हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब इसकी फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो देखो दोस्तों पहली स्टेप अपनी होती है इनइक्वलिटीज़ तैयार होनी चाहिए। जैसे कई बार तो क्वेश्चंस में दे रखा होता है इनइक्वलिटीज़ वगैरह, पूछा जाता है कि इसकी चीज़ मैक्सिमाइज करके बताओ। तो कई बार ना इनइक्वलिटीज़ नहीं होती प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, एक लंबे जोड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उनमें इनइक्वलिटी साफ साफ नहीं लिखी हुई होती है ना। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ के हमें कुछ ना कुछ एक्स और वाई मानकर इनइक्वलिटीज़ तैयार करनी है। इनइक्वलिटीज़ तैयार होनी अपनी पहली स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अपना काम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जैसे हम ए एक्स प्लस बी वाई जो एक्सप्रेशन होता है ना उसको जेड बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने उसमें भी देखा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीधी सी वो बात है कि वो क्वांटिटी जिसका मैक्सिमम या मिनिमम हमें पता करना है। जैसे अभी हमने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था ये वाला, इसमें ये जो दुकानदार है ये चाहता था कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये जो प्रॉफिट है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये जो प्रॉफिट जो मैक्सिमम करना चाहता है, जिसका मतलब मैक्सिमम हमें पता करना है, यही चीज़ क्या कहलाती है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप इनइक्वलिटीज़ लिखो क्वेश्चन को पढ़ के, उसी टाइम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तैयार कर लेना। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन इजीली हमें मिल जाता है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम कॉस्ट, इस टाइप से, तो समझ आना वही क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको उसको मैथमेटिकल रूप देना है, ठीक है। और जैसे ये इनइक्वलिटीज़ तैयार हो जाती है, आपको बनाना है उन्हीं इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम बनाना है। इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। और अब देखते हैं इसकी इनइक्वलिटीज़ के डायग्राम में फिजिबल रीजन क्या होता है, नो फिजिबल रीजन, उसमें क्या देखो क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं इनमें। फिजिबल रीजन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिजिबल रीजन वो होता है जो कि सबका कॉमन हो। जैसे होता क्या कि इनइक्वलिटी, जैसे एक लाइन ये बन गई, इसकी वजह से इसका नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। दूसरी लाइन समझो कि ऐसे बन गई, इसकी वजह से इसका ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, है ना। और समझो कि अगली लाइन ऐसे बन गई, इसमें भी इसके ऊपर का पोर्शन आएगा। तो इन चारों में, और जनरली देखो ये इनइक्वलिटी तो हमेशा आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट अगर ये इनइक्वलिटी है, मतलब होगी, पक्का होगी, है ना, डेफिनेटली होगी, टेंशन लो ही मत। आपको हमेशा जो डायग्राम हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो इनको आप देखोगे ना, तो ये नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ, इधर, तो आप सोचोगे तो यार ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, ये हमें मिल रहा है ना। देखो फिजिबल रीजन मतलब सबका कॉमन, तो सबका कॉमन ये है, ये क्या हो गया, अपना फिजिबल रीजन हो गया। कई बार ना फिजिबल रीजन नहीं मिलता, होता क्या है, कई बार ऐसे कॉमन बनता ही नहीं है। जैसे एक ये जो लाइन है वो चाहती है नीचे वाली, है ना, ये इनइक्वलिटी का डायग्राम ऐसा बन गया नीचे की तरफ, और दूसरी इनइक्वलिटी है उसका डायग्राम समझो कि ऐसा बन गया ऊपर की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कमेंट करना है, तो वो तो कहता है ऊपर का पोर्शन, और ये इनइक्वलिटी कहेगी नीचे का पोर्शन। तो इसके अंदर नो फिजिबल रीजन, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ये कहती है नीचे वाला, वो कहती है ऊपर वाला, तो कुछ कॉमन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हमें डिसीजन लेना है कि हाँ भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ इनइक्वलिटीज़, दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तैयार कर लेना, तीसरी चीज़ इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम। उसमें डिसीजन लेना है कि फिजिबल है या नहीं है, वो तो देख के पता चल जाएगा क्या डिसीजन लेंगे उसमें, ठीक है।
फिर अगर फिजिबल है, देखो नॉन फिजिबल हो जाएगा ना तो यहाँ पर कोई आंसर बनेगा ही नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने ऐसे कट लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्वेश्चन वहीं पे खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर फिजिबल रीजन है तो फिजिबल रीजन तो ऐसा होगा, तो यहाँ पर ना इसके कॉर्न, ये जो फिजिकल नहीं, फिजिबल रीजन होगा तो इसके कॉर्नर्स होंगे ना, कॉर्नर्स, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होते हैं। तो आप जो इनइक्वलिटीज़ वगैरह होगी ना उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेना, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या होगी, कॉर्नर पॉइंट्स तैयार करना। कॉर्नर पॉइंट्स तैयार होने के बाद में हमें बनानी होती है एक टेबल। अब कॉर्नर पॉइंट्स में वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स कोमा वाई इस टाइप के, ठीक है, जैसे 0,20, 0,30, 20,0 इस टाइप के। तो कॉर्नर पॉइंट्स आने के जस्ट बाद हमें बनानी होती है टेबल। ये टेबल कुछ इस प्रकार की दिखती है, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे ए बी सी डी जितने भी पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे, और इधर की तरफ आता है जेड। जेड मतलब ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब हमें अपना उद्देश्य क्या है, किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या किसको मिनिमाइज करना है। वो जो जेड है ना वो ए एक्स प्लस बी, ये अपना एक्सप्रेशन लेके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स में क्या होंगे, इसमें होंगे एक्स कोमा वाई इस टाइप के, एक्स कोमा वाई होंगे, हम एक्स उठाकर यहाँ डालेंगे, वाई उठाकर यहाँ डालेंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या आती है वो हम देखते चलते हैं। फिर हाँ, जैसे ही हमें टेबल तैयार हो जाती है, अच्छा उसके बाद में हमें देखना होता है कि बाउंडेड है या नहीं है, समझ रहे हो, बाउंडेड है या नहीं है। फिजिबल तो होगा ही होगा, अब बाउंडेड अनबाउंडेड का क्या होता है, देखना बाद में होता है, क्योंकि मतलब हमें पता तो पहले ही चल जाता है, लेकिन इस पर डिसीजन हम टेबल बनाने के बाद में लेते हैं। अगर बाउंडेड है तो अपना क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ये कैपिटल एम है ना, ये मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉल एम मतलब मिनिमम वैल्यू। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बता देना, यहाँ पर जो भी नंबर होगा ना मैक्सिमम या मिनिमम, यहाँ पे हमें 3 4 ऐसे कई सारे पॉइंट, अगर ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स है तो हमें ज़्यादा यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे। हमें क्वेश्चन बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू देख लेना, वो हो जाएगा कैपिटल एम। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि मिनिमाइज करना उसको, तो आप यहाँ से सबसे कम वैल्यू ले लेना, वो हो जाएगी स्मॉल एम। क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी जाएगी, मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब ऐसे बंधा हुआ है ना, ये क्या बाउंडेड है। कई बार क्या होता है, फिजिबल रीजन तो होता है, जैसे ये है और कुछ ऐसी लाइन बन जाती है। अब ये इनइक्वलिटी कहती है कि ऊपर का पोर्शन, और ये इनइक्वलिटी कहती है ऊपर का पोर्शन। तो इनमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कॉमन आता है। लेकिन देखो ये तो है बाउंडेड, मतलब एकदम बंधा हुआ है, क्लोज्ड, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, तो उधर की तरफ कितना भी फैल सकता है, ये क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर बाउंडेड है, जैसे ये यहाँ पर बाउंडेड है, तो अपना आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो भी हमें इस टेबल में मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा ना, वही यहाँ पे आंसर मतलब मिल जाएगा हमें। अगर अनबाउंडेड है, अगर ये इस टाइप का डायग्राम होता है और हम यहाँ के जो ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तब क्या होगा, तब हमें यहाँ पर ना दो केस लेके चलने पड़ेंगे कि अब यहाँ पर ना देखो, आप मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल ही लोगे, टेबल तो इसमें भी बनती है, टेबल इसमें भी बनती है, टेबल इसमें भी बनती है, इसलिए मैंने टेबल वाले पॉइंट ऊपर रखा है। लेकिन बाउंडेड है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, टेबल के जस्ट बाद खत्म हो जाएगा। और अगर अनबाउंडेड है तो टेबल में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आई ना, वहाँ पर देखो हमें कैसे करना पड़ता है। यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, जेड है, जेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा और खिंचता है, जब अनबाउंडेड होता है ना ये इस टाइप का, तब क्वेश्चन थोड़ा सा खिंचता और है। कैसे खींचेगा क्वेश्चन, यहाँ पे जो कैपिटल एम है, हम ये ऐसा सोचते हैं कि ए एक्स प्लस बी, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है जेड, वो इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर समझना चीज़ों को, आपको ना एक ये सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी जब अनबाउंडेड हो, तब इस टेबल से जो भी आपको एम मिला है ना, कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो हो सकता है कि, और अपना क्वेश्चन भी मैक्सिमम ढूंढने का ही हो, तो आपको ना जो एक्सप्रेशन है, जैसे प्रॉफिट आपको मैक्सिमम बताना है, तो ये जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो, इसका डायग्राम और बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका डायग्राम और हमें बनाना पड़ेगा, यहीं इसी ग्राफ पेपर पर हमें बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो ये इनइक्वलिटी है, मैक्सिमम से ज़्यादा, याद रखना मैक्सिमम से ज़्यादा। और अगर मिनिमम का क्वेश्चन आता है और आपको वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल गई, लेकिन ग्राफ अनबाउंडेड है, तो आपको मिनिमम से कम। ये ऐसा इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे में ना ऐसा पक्का भरोसा नहीं होता कि जो पॉइंट्स मिले हैं यहीं पर हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर जो हमें मिनिमम इस टेबल से मिला, और अगर हम ये लेके चलते हैं कि मिनिमम से भी कम, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे अगर आपको कुछ ना कुछ कॉमन एरिया मिल जाता है
इस डायग्राम का और पिछले वाले डायग्राम का अगर आपको कॉमन एरिया मिल जाता है तो इसका मतलब मिनिमम से भी कम कुछ ना कुछ पॉसिबल है। तो फिर उस केस में हम मिनिमम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो कुछ कम तो फिर बहुत कुछ कम हो सकता है, ठीक है। और अगर मिनिमम से भी कम इस चीज़ का डायग्राम बनाया और एक पिछला वाला डायग्राम, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे कैपिटल एम या स्मॉल एम मिला ना, वो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप अनबाउंडेड पोर्शन है और आपने मैक्सिमम से ज़्यादा लिया या फिर मिनिमम से कम लिया, एक क्वेश्चन में एक ही होगा, ये दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में एक ही होगा। तो अगर मैक्सिमम से ज़्यादा लिया या मिनिमम से कम लिया और इस चीज़ का डायग्राम बनाया और इस चीज़ का डायग्राम, समझो कि उसका डायग्राम ऐसे इधर बन गया, तो ये तो अपना नया वाला डायग्राम है जो अभी हमने इधर मैक्सिमम से ज़्यादा या मिनिमम से कम लेके बनाया, और ये पुराना वाला डायग्राम है। अगर इनमें कॉमन नहीं आता है तो आंसर आपका मिल जाएगा, यही वाला आंसर मिल जाएगा। अगर कॉमन आता है तो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर नो कॉमन पोर्शन है तो आंसर मिल जाएगा, यही वाला जो आंसर होगा ना वो इन्हीं में से होगा, आंसर इन्हीं में से होगा। ऐसा करने से आंसर बदलेगा नहीं, ठीक है। बस ये है कि इसकी वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए हम ये पढ़ करते हैं सारा, ठीक है। तो आप ये चीज़ जरूर याद रखना कि नो कॉमन मतलब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आंसर मिल जाएगा, और कॉमन मिल गया तो फिर आंसर नहीं मिलेगा ना, उल्टा होता है। तो यहाँ पर आंसर आने के दो तरीके हैं, एक तो बाउंडेड हो जाए या फिर अगर अनबाउंडेड है तो फिर इधर जाके वो कॉमन नहीं होना चाहिए फिर पार्ट। आंसर नहीं आने के तीन तरीके हैं, या तो स्टार्टिंग में ही जो कुछ कॉमन ही ना हो, है ना, जब हम इनइक्वलिटी बनाएंगे तो कुछ मतलब पहला डायग्राम ही ना बन पाए तो फिर नो फिजिबल रीजन हो जाएगा। और अगर बाउंडेड होके इधर की तरफ अगर फिजिबल हो जाता है ना, फिजिबल हो जाता है तो फिर अनबाउंडेड में फिर हम ये कंडीशन लगाते हैं, तो अगर कॉमन पोर्शन फिर से आ जाता है तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को ना, इस पूरी प्रोसेस को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, वो ये है IOD-FCT-22। देखो इसका मतलब क्या है, IOD का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आई फॉर ये है, आई फॉर इनइक्वलिटी, O फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, D फॉर डायग्राम, ठीक है। ये तीन सबसे मेन हमेशा लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ये जो F है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। F मतलब यहाँ पे ये फिजिबल होगा या फिर नॉन फिजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो एक आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पर कोई ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो काफ़ी आसान हो गया। C मतलब क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स, अगर फिजिबल है तो फिर आपको कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। उसके बाद में यहाँ पर है T फॉर टेबल, ठीक है। तो FCT ये टेबल हो गया। उसके बाद में 22 क्या है, क्योंकि टेबल बनने के बाद में दो केस बनेंगे, ये जो है ना ये वाला 2, ये है दो केस के लिए है, बाउंडेड या अनबाउंडेड। तो ये वाला जो 2 है ये तो बहुत इजीली आप कर लोगे। ये वाला F था ना, फिजिबल नॉन फिजिबल, ये भी आप इजीली संभाल लोगे, देखते पता चल जाएगा। ये जो 2 है मतलब बाउंडेड अनबाउंडेड, ये भी आप देखते बता दोगे, ठीक है। तो ये वाला समझ के बाउंडेड अनबाउंडेड, तो बाउंडेड होगा तो आंसर मिल जाएगा, अनबाउंडेड होगा तो फिर से दो केस, ये जो लास्ट वाला 2 है फिर से दो केस के बारे में बताता है। जैसे समझो कि क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो आप यहाँ पे ax प्लस बी को मैक्सिमम से भी ज़्यादा लेके चलोगे, ठीक है। तब उस केस में आप इसका डायग्राम बनाओगे, फिर देखोगे कि कॉमन पोर्शन नहीं होगा या होगा। तो ये वाला 2 जो है ना वो यहाँ के लिए है कि कॉमन पोर्शन नहीं होगा या होगा, ठीक है। अगर कॉमन पोर्शन नहीं हुआ, नो कॉमन पोर्शन, तो आंसर मिल जाएगा। अगर कॉमन पोर्शन आ गया गलती से वहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में उल्टा होता, तो ऐसा है। एंड बिलीव मी दोस्तों, आपको ना स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस में इस ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक तो मतलब एक बस ऐसा है कि आप प्रोसेस याद रख पाओ ना, लंबे टाइम के लिए प्रोसेस याद रख पाओ। लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी आप एक जो पूरी प्रोसेस है ना एकदम इस फ्लो में, फ्लो एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार फ्लो है ये, आप इससे करोगे ना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये फ्लो बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अब हम ये जितना भी हमने सीखा है ना, जितनी भी प्रोसेस हमने जानी है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, करते हैं हम ढेर सारे एग्जांपल्स। देखो दोस्तों, ये है फर्स्ट एग्जांपल, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो ये हमें दे दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है मतलब पाबंदियाँ हैं ये, कि x प्लस वाई की वैल्यू ना 50 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। इस टाइप से ये पाबंदी दे रखी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो ये अपने लिए इनइक्वलिटीज़ है, इनइक्वलिटीज़ हो गई है। आप चाहो तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ को इनइक्वलिटी नंबर 1, इनइक्वलिटी 2, और इन दोनों को एक साथ बोलना चाहो तो इनइक्वलिटी नंबर 3 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, इनइक्वलिटीज़। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीधे साधे क्वेश्चन, इनमें आपको इनइक्वलिटीज़ पहले से दे रखी होती है। जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लंबे चौड़े से क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमें पढ़ के इनइक्वलिटीज़ तैयार करनी पड़ती है।
तो ये पॉइंट उनके लिए हो गया, यहाँ तो पहले से तैयार होती है। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तैयार है अपना, ये वाला दे ही रखा है तो उसको वहीं पे रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम बनाते हैं, नेक्स्ट चीज़ है डायग्राम, ठीक है। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो इनइक्विलिटीज़ का डायग्राम, इनका डायग्राम, उसका डायग्राम नहीं होता है ना, उसको उसको मत छेड़ना, वो तो बस लास्ट में हम चेक करते हैं उसको, उसका कोई डायग्राम नहीं बनने वाला, डायग्राम इनका बनेगा। तो देखो इनइक्विलिटीज़ का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो इनइक्विलिटीज़ है ना, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देखो इनका डायग्राम आपको इनके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता रखा कि इनका कैसे कैसे बनता है। देखो ये एक साथ है, तो x ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इनका बनता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, ठीक है। ये इसलिए दी जाती है ताकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डायग्राम बनाओ, ठीक है दोस्तों। तो अब है ना, मेनली हमें इन दोनों का इक्वेशन, इनइक्वलिटी 1 और इनइक्वलिटी 2, इन दोनों का डायग्राम बनाना है। तो जब भी हमें इनइक्वलिटी का डायग्राम बनाना होता है, तो सबसे पहले आप ये जो लेस देन इक्वल टू वाला साइन है ना, ये हम हटा लेते हैं। एक बार मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। डायग्राम बनाने के लिए मैं इसका लेस देन इक्वल टू हटा के बराबर का साइन लगा रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 50, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना इसका डायग्राम एकदम फास्ट स्पीड से बनाना है, एकदम फास्ट। तो आप क्या करना, यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट हम पता करेंगे, बस दो पॉइंट, ये और ये। पहले वाले में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जीरो डाल देंगे, दूसरे वाले में y की वैल्यू जीरो डाल देंगे। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालेंगे, x कोऑर्डिनेट जीरो, तो y पता करना है, तो जीरो प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर 50 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, y की वैल्यू जीरो डाल दी हमने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो ये यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना आपको, एक बार x की वैल्यू जीरो डाल देना, एक बार y की वैल्यू जीरो। आप ऐसे मत करना x की वैल्यू जीरो डालो, फिर x की वैल्यू 2 डाल दी, 3 डाल दी, 4 डाल दी, ऐसा नहीं। एक बार एक को जीरो, दूसरी बार दूसरे को जीरो, ये प्रोसेस लगाना, क्योंकि इसका बेनिफिट है जब हम यहाँ पे आगे देखेंगे ना कॉर्नर पॉइंट्स, तब यही जो पॉइंट्स है ये काम आएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है जब भी डायग्राम बनाना है। तो अभी इसके दो पॉइंट पता कर लिए, अब इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले दूसरी को भी तैयार कर लो। दूसरी वाली इनइक्वलिटी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। यहाँ पे जो इक्वल, ये इनइक्वलिटी का साइन नहीं हटा दिया, यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, एक बार x की वैल्यू जीरो डालूंगा और एक बार फिर y की वैल्यू जीरो डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू जीरो डाली, तो y बराबर 90 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90। उसके बाद में अब मैं y की वैल्यू जीरो डाल दूंगा ना, y की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, 3x इक्वल टू 90, तो 3 90 को काटेगा तो 30 बच जाएगा, ये 30 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें दो और ये दो ऐसा पॉइंट मिल गए। तो इनका डायग्राम हम यहाँ कहीं बना लें, इधर बनाएं, चलो इधर की तरफ बना लेता हूँ, थोड़ी जगह तो होनी चाहिए। पहला डायग्राम अपना, चलो इधर बना लेता हूँ मैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा होना चाहिए, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकी क्वाड्रेंट छोटे से बना लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पर आप ना बनाते टाइम ऐसे देखना है कि x की तरफ, जैसे इन दोनों का y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये x कोऑर्डिनेट्स पे बनेंगे, 30 और 50। तो आप यहाँ पे 10 20 30 ऐसा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से 30 और 50 लिख लो कि भाई 30 छोटा है तो 30 पहले आ जाएगा, 30,0, और 50 बड़ा होता है तो 50 बाद में आ जाएगा, करीबन यहाँ कहीं पर आ जाएगा 50,0, ठीक है। अंदाजे से ही बनाना है, आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की सोचना भी मत आप। फिर y पर कौन से पॉइंट्स है, जीरो, ये 90 और ये 50, तो ज़्यादा वाले को पहले बना लो, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं ना, तो ज़्यादा वाले को पहले बना लो आप। यहाँ पे आ जाएगा 0,90, 0,90। अब और क्या है, 0,50 है, तो 0,50 यहाँ कहीं पर आ जाएगा 0,50, ठीक है। अब देखो ये इसके ना, इसके पॉइंट्स आपको एक साथ में मतलब ज्वाइन करने, ऐसे इनको ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। 0,50 और 50,0, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों को ज्वाइन करना है हमें। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो स्केल से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बना लो, ठीक है, ये मिल जाएगा ऐसे। अब इसकी जो इक्वेशन है ना वो इसके साथ में लिख देना, ठीक है, इसकी इक्वेशन साथ में लिख देना। तो ये पहली वाली है ना, तो x प्लस वाई बराबर 50। देखो इनइक्वलिटी मत लिखना है यहाँ पर, इसकी इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये है बाउंड्री। बाउंड्री जो बनती है ना ऐसे सीधी सीधी जो लाइन बनती है वो इक्वेशन से बनती है, इनइक्वलिटी से तो हाफ प्लेन बनता है पूरा, ऐसे शेड करना पड़ता है उसके लिए। तो इसका डायग्राम बस ये है, x प्लस वाई बराबर 50, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। अच्छा अब इस इनइक्वलिटी का भी देखेंगे ना, ये इनइक्वलिटी का इधर का बनेगा या इधर का बनेगा वो देखेंगे, पहले इसको भी बना लो। 3x प्लस वाई बराबर 90, ये वाला, तो इसका 90 और 30 इनको ज्वाइन करना है, y पे 90 और x पे 30। तो इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ना, ऐसे देखते हुए भाई ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है।
तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये दूसरी वाली, ये वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x + y = 90 हो गया। अब देखते हैं कि ये इनइक्वलिटी का क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर बताया था ना, हाउ टू सोल्व लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल। आप वो इक्वल लोगे, बराबर 2 पॉइंट लोगे, उसके बाद में क्रॉस चेक करना होता है, और जनरली हम 0 0 ही लेते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं कि ये जो पॉइंट लेते हैं वो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 0 0, ये वाला पॉइंट ले लेंगे। तो ये वाला पॉइंट उठाकर मैं इस इनइक्वलिटी में डालूंगा x + y <= 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 ना, ये 0,0, तो 0 0 0 + 0 क्या हो गया, 0 हो गया, <= 50। क्या 0 <= 50 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 0 तो 50 से छोटा ही होता है। तो ये जो 50 वाली है ना, तो ये वाली है ना, ये वाली इनइक्वलिटी, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके 0 इधर की तरफ है, इसके नीचे की तरफ है ना, इसके नीचे की तरफ है, और ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके नीचे की तरफ का पूरा जो पोर्शन होगा, पूरा हाफ प्लेन होगा ना, वो बन जाएगा इस इनइक्वलिटी का आंसर, इसके नीचे वाला। मैं अभी इसको पूरे को ऐसे रंग नहीं कर रहा, नहीं तो फिर करूँगा ना तो फिर यार बहुत होत पोच हो जाती है। आप ना डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, मज़ा उसी में है, ठीक है। फिर अगली चीज़, तो इसका समझ गए ना, बस मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे एरो बना दिया, इसका मतलब है कि इसके इस लाइन के हम नीचे वाला लेंगे पोर्शन। अच्छा यहाँ आते 3x + y <= 90, तो ये 0,0, अब ये इसका मतलब क्या है, इसकी कौन सी लाइन है, इसकी बाउंड्री कौन सी, ये 3x + y = 90, मतलब ये वाली। तो इस लाइन के ऊपर 0 0 नहीं है ना, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं ना, इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट मत लेना। 0 0 उठाकर यहाँ पर डालूंगा तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 <= 90, सही बात है। इसका मतलब 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 इस लाइन के इधर की तरफ है, तो ये इस इनइक्वलिटी का डायग्राम इधर का हो जाएगा, पूरा इधर वाला, ठीक है। इसका भी मैं बना देता हूँ, पूरा इधर वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना डायग्राम बन चुका है, यहाँ पर मैं शेड नहीं किया अभी पूरा। अच्छा, यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन होगा ना, वो तो बना लो कॉमन पोर्शन, जो यहाँ पर अभी मैंने बोला ना आपको, एक बार डायग्राम बनने के बाद में फिजिबल होगा या नहीं होगा वो कैसे देखेंगे। फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब क्या होता है, सबका कॉमन ग्राफ में, ठीक है, सबका कॉमन। तो इसका डायग्राम हमने बना लिया, ये वाला इसके नीचे वाला आ जाएगा। इसका डायग्राम भी हो गया, इस लाइन के नीचे वाला हो गया। फिर x > 0, मतलब x मतलब इस y के दाईं तरफ वाला, y > 0, ये ऊपर वाला। तो इन दोनों का मतलब तो क्या है, इन दोनों का मतलब तो यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसकी तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके नीचे का, इसके नीचे का हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो देखो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा अपना डायग्राम, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया, ये जो पार्ट है ये इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। आप सोच के देखो और कौन सा हो सकता है। वैसे होने को तो इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन फिर वो ये लोग मना कर देंगे, ये 2 इनइक्वलिटी भी तो है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया अपना कौन सा, अब देखो ये आ गया ना सबका कॉमन, सबका कॉमन यही है, जो सबका कॉमन होता है वही होता है फिजिबल रीजन। तो अपना जो डायग्राम के बाद में फिजिबल रीजन मिल गया हमें, तो इस बार वो वाला केस नहीं बन रहा। फिजिबल रीजन आने के बाद हम निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है इस फिजिबल रीजन के, एक तो ये हो गया अपना O, इसको O बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, और इसको बोल देता हूँ C। देखो दोस्तों, यहाँ पर O तो पता है हमें, है ना। मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स की। एक तो क्या है यहाँ पे O जो कि है 0,0, फिर क्या है यहाँ पर A जो कि क्या है 30,0, फिर B पता नहीं है यार, B तो यहाँ पर है, B के लिए तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, करेंगे भी। C क्या है 0,50, C पॉइंट इज 0,50, ठीक है। अब ये B पॉइंट के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 पॉइंट B पॉइंट के लिए, चूँकि जो B पॉइंट है वो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो B पॉइंट के लिए हमें इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, ये 3x + y = 90, ये लिख लेता हूँ 3x + y = 90। फिर इसकी इक्वेशन क्या है, ये x + y = 50, सॉरी ये 90 है, x + y = 50। दोनों को माइनस करूँगा तभी तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये तो y से y कट गया, यहाँ पे कितना बचा 2x = इधर कितना बचा 40, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। x बराबर 20 उठाकर मैं इसी में डाल दूंगा, है ना, इसी में। तो x की जगह 20 आ जाएगा तो y की जगह 30 आ जाएगा, है ना, 20 + 30 50, तो y की जगह कितना आ गया 30 आ गया ये। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 20,30, तो यहाँ से ये हम निकाल लिया
20,30, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इतना हो गया ना अपना फिजिबल रीजन हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स हमने पता कर लिए। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसी होती है? ऐसी होती है। टेबल में इधर लिखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब ये आ जाएंगे ABCD, फिर ये आ जाएगा Z इक्वल टू, ये Z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो टेबल हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टेबल, और टेबल में पहले कॉलम में क्या आएगा? कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा Z इक्वल टू अपना क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, Z इक्वल टू 4x प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस वाई, ठीक है। ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से? ये सारे लिख लेता हूँ मैं। O है 0,0, A है 30,0, B कितना है 20,30, एंड C कितना है 0,50, ऐसा हो गया। और यहाँ पर ये x की वैल्यूज़, ये x कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यूज़ ये y कोऑर्डिनेट, ये उठा कर यहाँ डालो। तो पहले वाले में क्या बन जाएगा? 0 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में 30,0, x की जगह आ जाएगा 30, तो 4 इंटू 30 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 120, और 0 y की जगह 0, तो वो ख़त्म हो गया। फिर क्या है 20 30, तो 20 उठाकर मैं यहाँ डालूंगा, तो 4, ये 4 होगा 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 80, प्लस y की जगह कितना आ गया? तो 30 आ जाएगा, तो 80 प्लस 30 कितना हो गया? ये हो गया 110। उसके बाद में 0,50 है, तो ये 0,50 उठाकर यहाँ डालूंगा, x की जगह 0, y की जगह 50, तो ये 50 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर टेबल अपनी बन चुकी है ना। यहाँ पर टेबल बनाने के साथ में, यहाँ पर देखो ये भी होता है, टेबल बनाने के साथ में ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम पता कर लेना है। क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में एक ही चीज़ ही पूछी जाएगी। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या बोला है? मैक्सिमाइज, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इस बार हमें कैपिटल M मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस टेबल में से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है? 0 है, या 120 है, या 110 है, 50 है, तो ये जो है ना ये 20, ये हो गया M इक्वल टू 120, ठीक है। और कैपिटल M मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ मैक्सिमम। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, टेबल के साथ में ऐसा लिखना है। कैपिटल M कितना हो गया? 120, मतलब मैक्सिमम हो गया 120। अच्छा, इसके बाद में क्या करते हैं? यहाँ पर ये देखते हैं कि जो टेबल के बाद में मैक्सिमम मिनिमम निकाल के देखते हैं कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। देखो यार, ये बताओ, ये जो मैंने रेड ऐसे शेड किया है, ये ऐसे बंद है या खुला है? तो ये तो बंद है ना यार। इधर से OA ने बंद कर दिया, इधर से AB ने बंद कर दिया, इधर से CB दीवार बन गया, इधर से OC की दीवार है, ठीक है। तो ये क्या है? बाउंडेड है, और बाउंडेड हो गया तो फिर यहीं पे अपना आंसर खत्म, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको M या स्मॉल m मिलेगा ना, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू कितना है? ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 120। ये कब मिला? ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, कब मिला, है ना। कब मिला हमें? ये x की वैल्यू 30 लेने पे और y की वैल्यू 0 लेने पे। x की वैल्यू 30 लेने पर एंड y की वैल्यू 0 लेने पर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? x और y क्या होते हैं? अपने डिसीजन वेरिएबल्स। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो हमने जैसे यहाँ पे पहला जो देखा था ना, ये टेबल चेयर का बिजनेस करता था एक दुकानदार, तो नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ, यही तो डिसाइड कर रहा था कि x क्या होगा, y क्या होगा, जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। कई बार ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स कौन हो गए? x और y, 30 और 0, ठीक है। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है। बहुत आसान है दोस्तों ना, बहुत आसान है। बस हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन है आसान, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, ये है एक एग्जाम्पल, ये मतलब दिखने में बड़ा है, मतलब होते हैं इसके लेंदी एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये क्वेश्चन ना, जो भी क्वेश्चन आपके सामने, उसको एक बार पहले पूरा पढ़ लेना, पूरा का पूरा। यहाँ पर मैंने वही प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में उठाया था ना, वही मैंने यहाँ पे उसको आप सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि वो फिर ऐसे मिस्ट्री रह जाएगा कि आखिरकार उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। तो यहाँ पर ये है, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास में 50,000 रुपये हैं टोटल, जो कि वो इन्वेस्ट कर सकता है। एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसीज, मतलब वो 60 आइटम्स, 60 पीसेज एक टाइम पर रख सकता है, ठीक है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा और नहीं रख सकता वो। ए टेबल कोस्ट ₹2500 एंड ए चेयर कोस्ट ₹500। एक टेबल का पैसा कितना लगता है? 2500, और एक चेयर का 500। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹250, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 चेयर ए प्रॉफिट ऑफ ₹75। एक टेबल को अगर वो बेचेगा तो 250 का फ़ायदा होगा, और एक टेबल को तो 250 पर, और एक
चेयर को बेचेगा तो वो 75 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाएगा। हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर्स शुड बी बोट, मतलब वो कितना खरीदे, क्योंकि पहले खरीद के बाद में ही तो बेचेगा ना। सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो, क्या हो, अच्छा ये भी बताना है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये बताना है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स ये खरीदने पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये यहाँ पर ना, क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग जो स्टार्ट करेंगे ना आंसर लिखना, वो करेंगे क्वेश्चन की एंडिंग से। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स, तो इसी को हम एक्स और वाई मान के चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँ इसके आंसर में, लेट नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई हमने मान लिया। अब देखो दोस्तों, एक्स और वाई मान लेते हैं ना, इसके बाद में आप एक रफ मतलब यहाँ पे कुछ लिख सकते हो रफ के तौर पे, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पढ़ा है ना उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर हमें थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। जैसे टेबल की फॉर्म में कैसे, यहाँ पर है एक्स हो गया और यहाँ पे एक्स और वाई बनाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऐसे लिख ही लो, चलो कोई बात नहीं, एक्स लिख लो या फिर वाई लिख लो, ठीक है। टेबल एक्स मतलब टेबल्स वाला ना, ये टेबल्स वाला, और वाई मतलब ये चेयर्स वाला। तो ये तो इनकी वो हो गई नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ वो सब हो गए। यहाँ पर अब लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या करेगा वो खरीदेगा बाद में बेचेगा, तो पहले आ जाएगा कॉस्ट और बाद में आ जाएगा प्रॉफिट। एक मतलब छोटी सी टेबल, इस इतने बड़े क्वेश्चन को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक छोटी सी टेबल उसको समझने के लिए। तो एक्स मतलब जो टेबल्स है ना, एक्स लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप टेबल्स लिख लो बोले ना, यहाँ पे टेबल्स लिख लो और यहाँ पे चेयर्स लिख लो, खैर कोई बात नहीं। कॉस्ट कितनी है एक टेबल की, वो है 250 रुपीज़, 250 सॉरी 2500, है ना, 2500। चेयर्स इसकी एक चेयर की वो कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे लिखा है 500, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। एक टेबल पर फ़ायदा कितना होता है 250 का, और एक चेयर पर फ़ायदा कितना होता है 75 रुपीज़ का ना, 75 का। ये ऐसे अपनी टेबल ये बन गई, ठीक है। अब देखो वो प्रोसेस कहाँ पर है, सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, इनइक्विलिटीज़ तैयार करनी चाहिए। अब इनइक्विलिटीज़ तैयार करते हैं। देखो इनइक्विलिटीज़ कब तैयार होती है, कॉन्स्टेंट्स की वजह से, मतलब पाबंदी की वजह से। उसके पास पाबंदी कहाँ कहाँ है, एक तो उसके पास पैसा इतना ही है 50,000 रुपये, है ना, एक पाबंदी है, नहीं तो वो बहुत सारी चेयर्स खरीद सकता है, टेबल्स खरीद सकता है। और एक पाबंदी ये है कि उसको अगर सामान रखना है तो वो उसका जो स्टोरेज स्पेस है उसके अंदर वो 60 पीसेज ही रख सकता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इनइक्विलिटीज़, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इनइक्विलिटीज़ मतलब हिंदी में बोलते हैं इनको पाबंदी, या फिर और टिपिकल हिंदी में बोले तो व्यवरोध, ठीक है। हम इसका मतलब क्या है, इनइक्विलिटीज़ ही यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। तो देखो कैसे कैसे करें। सबसे पहले देखो कि उसके पास 50,000 रुपये है, ये एक पाबंदी है, तो वो 50,000 रुपये का क्या करेगा, पहले कॉस्ट अदा करेगा ना, मतलब उनके पैसे देगा वो। तो अगर वो एक्स टेबल्स खरीदेगा तो एक्स टेबल एक टेबल का पैसा है ये 2500, तो एक्स टेबल्स का कितना हो जाएगा 2500 एक्स हो जाएगा, प्लस एक चेयर का होता है 500 रुपये, तो वाई चेयर्स का कितना हो जाएगा 500 वाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो जितना भी पैसा है ये जो इन्वेस्ट करेगा ये किससे कम होना चाहिए, 50,000 या फिर उसके बराबर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 50,000, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे हैं। ये टेबल का खर्चा हो गया और ये चेयर्स का खर्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने पर पाबंदी है, आप 50,000 ही खर्च कर सकते हो। एक ये इनइक्वलिटी हो गई। दूसरी इनइक्वलिटी उसके पास में और क्या पाबंदी है, ये है एटमोस्ट 60 पीसेज, मतलब वो अपने स्टोरेज हाउस में 60 आइटम ही रख सकता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो यहाँ पर अपनी टेबल्स और ये चेयर मिला के कुल मिला के कितना हो गया, अगर वो एक्स और वाई खरीदेगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर तो गिनती करेंगे डायरेक्ट, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 60। ये क्या है अपना जो स्पेस है ना, स्पेस स्टोरेज स्पेस, उस पर लग गया कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये लग गया, मतलब पाबंदी लगी, और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखो यार, जैसे ये x है, अब ये नंबर ऑफ टेबल्स है, ये क्या होगा, जीरो या जीरो से ज़्यादा तो होगा ही ना यार, नंबर ऑफ टेबल्स नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही लगी जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर ऑफ चेयर्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी बाय डिफॉल्ट लगेगी। तो दो इनइक्वलिटी ये और बन गई और दो इनइक्वलिटी ये, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं है। बाकी तो यहाँ पे खर्चा और वो प्रॉफिट की बात की गई है। तो ये लिखे हमने कंस्ट्रेंट्स। अब उसके बाद में ना इनइक्वलिटीज़ तैयार है। अब अगली चीज़ है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है, मतलब किस चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, शुड बी बोट सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका मतलब अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव मतलब अपना उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो इस प्रॉफिट को मैं जेड बोल देता हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पर देखो प्रॉफिट कैसे बनेगा, कैसे कमाएगा वो। टेबल खरीदी एक्स, एक टेबल पर प्रॉफिट होता है 250 रुपये का, तो एक्स टेबल्स पर कितना हो जाएगा, 250 एक्स का हो जाएगा प्लस। फिर उसने चेयर्स खरीदी वाई, तो जब बेचेगा तब उसको एक चेयर पर फ़ायदा होता है 75 रुपीज़ का, तो टोटल फ़ायदा कितना हो जाएगा, 75 वाई हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये होगा उसका प्रॉफिट, इसको मैक्सिमाइज करके बताना है, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इतना होने के बाद में अब काम करते हैं हम डायग्राम पर, अगली स्टेप के यानी आई ओ डी, तो डी मतलब डायग्राम। अब हम डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायग्राम। डायग्राम मेनली तो इनका तो क्या ही बनाएंगे, तो आप जानती हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा इनकी वजह से डायग्राम। इन दोनों का बनाना है, तो एक बार मैं इनइक्वलिटीज लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2500 एक्स प्लस 500 वाई लेस देन इक्वल टू 50,000। उसके बाद में ये दूसरी इनइक्वलिटी भी लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो इनइक्वलिटीज़ का इनका डायग्राम बनाने के लिए पहले हम इनइक्वलिटी का साइन हटा के बराबर का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2500 एक्स प्लस 500 वाई इक्वल टू, ये कितना हो गया, 50,000। ठीक है, ये बन गया। और दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 60। अच्छा, जब भी हमें डायग्राम बनाना हो तो हम फटाफट कैसे बनाते हैं डायग्राम, यहाँ पे 2 पॉइंट निकालने होते हैं बस, ओनली 2 पॉइंट। पहले वाले में एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, और दूसरे वाले में आप जो वाई है उसकी वैल्यू 0 डाल दो। तो जब हम एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये जो 2500 एक्स है ना, ये खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 500 वाई बराबर 50,000 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 500। फिर ये 5 उसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कितना बचेगा यार, 100 बच जाएगा है ना, ओनली 100। आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली ये आएगा ना, ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन होगी। अच्छा, अब y की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये 500 वाई ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2500 x बराबर ये कितना है, 50,000 है, तो 2550, इसको रफ में कर लो ना, जब ज़्यादा कुछ ऐसे आपको दिक्कत लगे, नहीं मतलब डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो रफ में कर लो। तो देखो कितना हो जाएगा, 2500 x बराबर ये हो जाएगा 50,000, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 50 को काटेगा तो 2 आ जाएगा, और एक ये 0, तो 25 जब 500 को काटेगा ना तो 20 मिल जाएगा हमें, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 20, ऐसा हो गया। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 60 हो जाएगी, और जब आप y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक ग्राफ पेपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा जगह देंगे हमेशा की तरह, ये बन गया। सबसे पहले अच्छा ये देख लो कि किधर कितना हमें फैलाना है। जैसे y कोऑर्डिनेट 100 जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा, और यहाँ पे 60 जा रहा है, तो 100 वाला ज़्यादा है ना, तो उसको मैं पहले बना लेता हूँ। ये हो गया 0,100, और ये 0,60, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0,60। उसके बाद में 20,0, ये एक्स इस पे, और ये भी एक्स, ये 60 ज़्यादा है, पहले इसको बना लो, तो समझो कि 60 यहाँ बन गया, 60,0। ऐसा कोई स्केल लेना ज़रूरी नहीं है कि यार इधर 0 से 100 ये इतना इतना लगा तो इधर इतना, फिर 0 से 100, ऐसा नहीं है ना। आप कुछ भी ऐसे रफ डायग्राम बना लो, सब चलता है, कोई देखने वाला नहीं है कि आप स्केल के अकॉर्डिंग बना रहे हो कि नहीं बना रहे। और ये हो गया x पे 60 हो गया, x पे यहाँ पर 20 भी है, तो ये समझो कि 20 यहाँ पर है, 20,0। अब हम इनका मिलाएंगे। जो पहली वाली ये इनइक्वलिटी है, ये इसके पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे, तो क्या बोलेगा, 0,100 यहाँ वाला, 20,0 ये यहाँ वाला, तो ये वाले पॉइंट मिलेंगे। तो कैसा बनेगा यार, ये ऐसे सीधी लाइन बननी चाहिए, बस ये एक टैलेंट होना चाहिए सीधी लाइन बनाने का। ये हो गया। अच्छा, इसकी इक्वेशन है ना, इक्वेशन ओनली इक्वेशन लिखते हैं इसके साथ में, इक्वेशन लिख दो यहाँ पर। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2500 एक्स प्लस 500 वाई इक्वल टू 50,000। ठीक है, और अब ना ये 0,60 और 60,0, ये इनकी ये वाली लाइन है, इनको मिला देते हैं, ये तो आसानी से मिल जाएगा। ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया। ठीक है, इसका भी इक्वेशन इसके साथ ही लिख दो, x प्लस वाई बराबर 60। अब यहाँ पर ना ये तो अभी हमने बाउंड्री का बनाया है ना, अभी तो हमने बाउंड्री का बनाया, मतलब इक्वल वाला बनाया, लेकिन हम लेस देन इक्वल टू का बनाएंगे, तो ये तो इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी में तो हाफ प्लेन बनता है। तो हम क्या करेंगे, अब वेरिफिकेशन करेंगे कोई पॉइंट लेके। जैसे मैं इन दोनों ही लाइंस पर ये 0,0, ये नहीं है ना, ओ 0,0, मैं तीसरी बार बोल रहा था, वो अभी 3D हुआ ना, तो उसकी वो आदत है। तो अपने तो यहाँ पे दो ही एक्सिस है, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 0,0 इन दोनों ही लाइंस पर नहीं है, तो हम ये उठाकर इन दोनों इनइक्वलिटी में चेक कर सकते हैं। तो 0,0 यहाँ पर डालूंगा मैं, क्या बन जाएगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50,000। बिल्कुल 0 तो 50,000 से छोटा, मतलब बहुत छोटा होता है।
तो 0 की तरफ वाला वो बन जाएगा, है ना। ये 50,000 वाली लाइन का ये वाली है, तो इस लाइन के या तो उधर का होना था या फिर इधर का होना है। इधर वाला एक पॉइंट ये 0 सेटिस्फाई कर गया, तो इसके इधर वाला पोर्शन हो जाएगा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन। आपको बस इतना सा लगाना है शुरुआत में, है ना, इतना। आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के इधर वाला बन जाएगा इस इनइक्वलिटी का डायग्राम। यहाँ पर x + y < 60, तो यहाँ पर मैं 0 0 डालूंगा तो 0 + 0 0 हो गया। 0 < 60, हाँ 0 छोटा होता है 60 से, बिल्कुल होता है, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो लाइन है 60 वाली, ये इसके 0 0 वाली तरफ वाला जो पोर्शन है ना वो हो जाएगा, उसको हम शेड कर देंगे, इधर वाला पोर्शन बन जाएगा, ठीक है, इधर वाला। तो अब देखो, और ये भी तो है x > 0, मतलब नंबर ऑफ चेयर्स जो x है वो पॉजिटिव ही तो होती है, और नंबर ऑफ चेयर्स ये भी पॉजिटिव होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बनेगा। तो इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को देखो, और आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली डायग्राम देखो, इसके नीचे का और इसके इधर का, तो ये वाला पोर्शन आपको कॉमन आता दिख रहा है ना। आप कभी भी ऐसे, ये चीज़ तो इस चीज़ में आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हो। तो इतना डायग्राम अपना बन गया। अभी तक अपना ये हुआ है, आई मतलब इनइक्वलिटी बना ली थी, ओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार था, डी मतलब डायग्राम बन चुका। अब देखना एफ मतलब वो फिजिबल रीजन है कि नहीं है। फिजिबल का मतलब क्या होता है, सबका कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मिल रहा है ना सबका कॉमन, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, सबका कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर फिजिबल पोर्शन बन जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फिजिबल रीजन कौन सा होगा। यहाँ पर नाम दे, तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ये फिजिबल रीजन हो गया। तो फिजिबल हो गया, तो इधर ये वाला केस नहीं बनेगा इस बार। फिर कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, फिजिबल के बाद में कॉर्नर पॉइंट्स है ना, एफ के बाद में सी फॉर कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखो, ओ पता है 0 0, ए है यहाँ पे 20,0 और सी है यहाँ पे 0,60, ये भी पता है, लेकिन बी नहीं पता। तो पॉइंट बी हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर बी पॉइंट। बी पॉइंट पर दो लाइन्स मिल रही है, ये और ये, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये x + y = 60, x + y = 60। इसकी इक्वेशन क्या है, ये तो खतरनाक है, कितनी है, 2500x + 500y। अच्छा इसको ना, इसको सोल्व करो, यहीं पे सोल्व करो, यहाँ पे बहुत काटापीटी होगी। तो जैसे 2 0 सबका 2 0, 2 0 कट जाएगा, फिर ये 5 भी काट ही लो, तो 2 0 तो इन सबका हटा ही दो आप, है ना। फिर 5 से भी डिवाइड कर दो, 500 से डिवाइड कर दो, तो ये 500 को 2500 से डिवाइड, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5x, या क्या मिलेगा y, और इसमें 500 से डिवाइड करोगे तो 5 और 2 0 उठ जाएंगे, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x + y = 100। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना, तो माइनस कर देता हूँ, तो y से y कट जाएगा, ये कितना मिला माइनस का 4x = ये माइनस का 40, x बराबर कितना हो गया 10 हो गया, x बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ पर जो b पॉइंट है ना, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 10, y की वैल्यू निकालनी, तो ये x = 10 उठाकर इसी इक्वेशन में डाल दो, x + y = 60 में, x = 10 है तो y = 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 50, ऐसा बन गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स पता चल चुके हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए। अब हम बनाएंगे टेबल, है ना, टेबल बनाएंगे ऐसे, कॉर्नर पॉइंट्स एक तरफ और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा जेड मतलब वो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना था। तो इधर बना लेता हूँ मैं टेबल। यहाँ पर अब हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। इधर क्या आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर वो चीज़ आएगी जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब जेड क्या है, जेड अपना है, हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, ये रहा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। 250x + 75y, ये आ जाएगा 250x + 75y। अच्छा यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स ए है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हो गया। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये 20,0, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,50, 10,50, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये 0,60, 0,60, ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ पर ये उठाकर इसमें डालेंगे, ये प्रॉफिट है ना, दिस इज़ आवर प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट में डालेंगे यहाँ पर। तो देखो कैसा मिलेगा, सबसे पहले 0 0 उठा के डालूंगा तो यहाँ पे ये तो सब खत्म हो जाएगा ना, 0 + 0 0 हो जाएगा। अच्छा 20 + x, ये 20 0 ये डालूंगा तो 250x, वहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 75y है यार, मैंने 7y लिखा है, इसको थोड़ा 7 यहाँ पे और y यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह कम है तो आप समझ आना, ठीक है। दिस इज 75y।
तो यहाँ पे रखूँगा तो 250 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे काम रफ में है ना, आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आपने कैसे निकाला। ये 20 उठा के यहाँ पे डाल दो तो 250 इंटू 20 प्लस जीरो हो जाएगा वो तो 75 इंटू 0 0, तो डबल जीरो तो ये हो गया 25, ये 5000 हो गया। ये कितना हो गया 5000। अब 10,50 इसमें उठा के डालो तो 10 मतलब x की जगह जाएगा ये 10, तो ये बन जाएगा 2500 हो जाएगा ना। 250 इंटू 10 2500 प्लस 75 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 50, तो 75 इंटू 50 ही हो गया। ये पॉइंट्स उठा के यहाँ पे डालने और कुछ बड़ा काम नहीं है ना, कैलकुलेशन है। तो 2500 प्लस ये 0 हो गया, ये 25 का 5 फिर हासिल की 2, 35 और 2 37 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 0 5 तो ये हो ही जाएगा। यहाँ पे 7 एंड 5 ये 12 का 2 हासिल की 1, फिर 3 एंड 2 5 और ये 1 6 हो जाएगा। 6250 ये हो गया। 0,60 ये डालेंगे तो ये x वाला तो आएगा नहीं, ये y वाला बचेगा, मतलब 75 इंटू वाई की जगह 60 है ना, पहला वाला तो 0 बन गया। तो इसमें कितना हो जाएगा 0 तो यही 6 को अगर हम 75 से करेंगे तो 75 का डबल 150, 150 का ट्रिपल 45 हो जाएगा, ये बन गया 4500। ठीक है, देखो दोस्तों आप कैलकुलेशन कैसे भी करो ये आपको मिल ही जाना है ना, ये कोई कहाँ से बच के जाएगा। तो अब यहाँ पर ना हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर कोई स्टेप्स बची है क्या। अब देखो ये स्टेप्स यहाँ पर क्या है, टेबल बन चुकी है ना, टेबल के बाद में देखे ना बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो अपना वाला पोर्शन तो बाउंडेड है, ये ऐसा फैला हुआ तो है नहीं। बाउंडेड का अनबाउंडेड का भी कराऊंगा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। तो बाउंडेड ऐसा बन गया, तो अब बाउंडेड है तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अपना जो ये फिजिबल रीजन है ना ये कैसा है, बाउंडेड है, दिस इज बाउंडेड, तो आंसर यहाँ से मिल ही जाएगा, पक्का मिल जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा। हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज हमें, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, और क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बतानी है। अगर आ जाता ना मिनिमाइज तो हम मिनिमम वैल्यू बताते हैं, यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो ये हो गया कैपिटल M है ना, ये क्या हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला ही तो है एक्सप्रेशन है ना, ये क्या चीज़ है, जेड क्या चीज़ है, प्रॉफिट है, तो ये मिल गया हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स शुड बी बोट सो इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो बता ही दिया हमने कितना है, ये 600 250। हमें और क्या बताना है कि भाई नंबर ऑफ टेबल्स कितनी खरीदी वो है x, और नंबर ऑफ जो चेयर्स है तो ये अब मिस्ट्री सोल्व होगी y। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ का, इस ये जो पॉइंट है ना ये 65, ये 6250, इतना रुपए कहाँ से कैसे मिले, जब वो 10 टेबल खरीदेगा और 50 चेयर खरीदेगा तब। तो नंबर ऑफ टेबल्स अगर वो 10 लेगा और नंबर ऑफ चेयर्स वो लेगा कितनी 50, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है ये 6250 रुपीज़। तो आई होप दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना जो हमने स्टार्टिंग से चालू किया था वो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें एकदम पहले से सेट है, आप बस फॉलो करते चलो कि हम कहाँ पर कब कैसे करेंगे, एक पूरा प्रोसेस है। जैसे वो नहीं होता एल्गोरिदम, क्लास 10 में भी आया था ना एक वो डिवीजन एल्गोरिदम, वो सब चीज़ें, मतलब एल्गोरिदम का मतलब होता है एकदम फिक्स प्रोसेस जो आपको लगानी है। यहाँ पर सारी प्रोसेस पहले से फिक्स है, बस आप कुछ एक क्वेश्चन करके उनको अप्लाई करना सीख लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर बोला मिनिमम, इस बार हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे, टेबल बनने दो एक बार। ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमें दे रखा है ये -50x + 20y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, ये पाबंदियाँ हैं, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है जब ये पाबंदियाँ लगी हुई हो तब। ठीक है, और यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज़ दे रखी है। अपना प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आई मतलब इनइक्वलिटीज़ होनी चाहिए अपने सामने। तो यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ है क्या, हाँ इनइक्वलिटीज़ तैयार, इनको अलग से क्या लिखेंगे, रहने दो यहीं पर। फिर अगली चीज़ है ओ मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसकी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तैयार है। अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ है डी बोले तो क्या, डायग्राम के बाद में फिजिबल नॉन फिजिबल उस टाइप से देखना है। तो डायग्राम बनाना यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो देखो मैं यहीं पर बना लेता हूँ डायग्राम, ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ, यहीं पर इनका डायग्राम भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 डायग्राम, यहाँ पर ऐसे कोई वो टेबल नहीं है जो बाद में बनती है, ये बस डायग्राम बनाने के लिए, समझने के लिए यहीं पर कर लेते हैं चीज़ों को। तो डायग्राम में सबसे पहले जो ग्रेटर देन इक्वल टू ना ये हटाकर हम क्या लगा लेते हैं
ये इसका इनइक्वलिटी का साइन हटा के बराबर का साइन लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -5। यहाँ पर क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये बन जाएगा। तो अब ना, अब हम यहाँ पे पॉइंट्स पता करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स, तो डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए ना एक लाइन का। तो कैसे करेंगे, पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ऐसे ही y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले में करते हैं चलो। तो पहले वाले में x की वैल्यू में 0 डालूंगा, रफ में कर लेते हैं। आपको बस यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है, आपको दिखाना नहीं है कैसे निकाला, ठीक है, वो तो सबको निकालना आता है, तो आपको बस खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है बस। तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या हो गया -y बराबर -5, तो y बराबर 5 हो गया, तो आसानी से हो गया। फिर y की वैल्यू 0 डाल देंगे, ये 0 डाल दूंगा, तो 2x बराबर -5, ये हो जाएगा -5/2। ये तो इसमें तो रफ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर से y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0, तो y बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे ये x की वैल्यू 0, हाँ एक मिनट, y की वैल्यू 0 डालेंगे, तो 3x बराबर 3, x की वैल्यू 1 हो गई। फिर लास्ट बची, अरे ये तो फटाफट बन जाएगा, है ना। आप ऐसे प्रोसेस एकदम तरीके से करोगे ना, सारी चीज़ एकदम स्मूथली होगी। अब x की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, तो ये छुपा लो इसको, -3y बराबर 12, तो y बराबर 4 हो जाएगा, और वो माइनस उधर चला जाएगा, तो -4। फिर अब मैं y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो y को छुपा लो, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यार, आपका पेन है, आपका टाइम है, आपकी ये कॉपी है, तो आप जितना इसको शॉर्ट तरीके से कम टाइम में कर सकते हो ना, उतना करना। आप हाँ ये कर सकते हो, मैं आपको कैलकुलेशन करने में मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी हैबिट्स सीख सकते हो कि मैं कैसे, मतलब कम से कम टाइम में और ऐसे वैल्यूज ले लेके ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ी बहुत हैबिट बना लेना, क्योंकि टाइम आपका ही जाएगा ज़्यादा करोगे तो ये सब कुछ तैयार हो गया। अब और कुछ बचता है कि यहाँ पर इन इनइक्वलिटीज़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये जानते ही हो। x>0 मतलब दाईं तरफ, y>0 मतलब ऊपर की तरफ, दोनों को एक साथ लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाएंगे हम, पॉइंट्स आ चुके हैं, अब डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए मैं इधर बना लेता हूँ डायग्राम। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में ज़्यादा जगह बननी चाहिए, तो ऐसे बन गया ये अपना कौन सा y एक्सिस, इधर बना लेते हैं हम x एक्सिस ऐसे। देखो अब यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मार्क करना है। अच्छा यार, इधर ना इस बार थोड़ा नेगेटिव में भी जा रही चीज़ें, है ना, नेगेटिव में भी जा रही है। तो वैसे ना आप इनको अंदाजे से काम चला सकते हो। देखो अंदाजे से, मैंने यहाँ पर ज़्यादा बनाए नहीं, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। चलो थोड़ा बहुत खींच लेता हूँ इसको, ऐसे खींच लिया। अब देखो सबसे पहला क्या है, ये देख लो सबसे पहले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैल्यूज क्या लेनी है, उतना ही फिर उसी हिसाब से मार्क करें। यहाँ पर ऐसा थोड़ी करेंगे 1 2 3 4 5, वो नहीं, वो बच्चे करते हैं, हम नहीं करते। यहाँ पे क्या 0,5, वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो 5 हाईएस्ट है ना इन सब का। एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर 5 हाईएस्ट है, तो मैं 5 को यहाँ बना लेता हूँ। फिर 3 है, तो 3 को मैं यहाँ, मतलब 5 मतलब 0,5, ये मतलब 0,3। उसके बाद में ये क्या 0,-4, तो 0,-4 समझो यहाँ पर है 0,-4। अगर ये इधर इधर नहीं खींचते ना तब भी चल जाता, आप बस अंदाजे से मिला देते किसी लाइन को। खैर हमने बना लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है -5/2, 0, ये तो नेगेटिव है। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाले हैं, तो सबसे छोटा ये है -5/2, सबसे बड़ा ये 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर 1 भी है, तो 1 समझो यहाँ पर आ गया 1, मतलब 6,0 1,0। और क्या है यहाँ पर -5/2, 0, तो -5/2 अपना इधर की तरफ समझ लो कि यहाँ पर -5/2 हो गया, 0। ठीक है, 0 हो गया। छोड़ो यार, ऐसे ऐसे रहने दो, -5/2, 0। चलो लिख लिया इधर। अब हम मिलाएंगे, सबसे पहले 0,5 को इससे मिलाएंगे -5/2, 0। तो 0,5 यहाँ है, -5/2, 0 यहाँ पर है, तो इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो एक ऐसे लाइन बन जाएगी यूँ, कुछ इस प्रकार की लाइन ये बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो इक्वेशन है ना वो इसके साथ ही लिख दो। ये पहले वाली इक्वेशन है 2x - y बराबर -5, तो ये जाएगा 2x - y बराबर -5, ये हो गया। फिर क्या है, फिर देखो अगली इसको बनाते हैं 0,3 और 1,0, 0,3 यहाँ पर, 1,0 यहाँ पर, इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। तो एकदम सीधी लाइन से मिलाना, वरना आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में मिला दिया, तो ये और ऐसा बन गया। इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इसके साथ रख देना। ये दूसरा वाला ना 3x + y बराबर 3, इसकी इक्वेशन क्या होगी 3x + y बराबर 3, ऐसे होगी। उसके बाद अब ये 2 पॉइंट ही बचे यहाँ पर, एक इधर वाला, एक नीचे वाला, इधर ऊपर वाला। 0,-4 एंड 6,0, इन दोनों को मिलाना है।
तो इन दोनों को ऐसे हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार। इसकी इक्वेशन भी लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अच्छा, अब देखो अभी हमने ना इक्वेशंस का डायग्राम बनाया है, अभी इक्वेशंस का। अब इनकी जो इनइक्वलिटी है उसकी वजह से इधर वाला आएगा, दाईं तरफ वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, वो सब डिसाइड करना है हमें। और वो सब डिसाइड कैसे करेंगे, हम क्रॉस चेक कर करके। देखो ये जितनी भी लाइंस है ना, 1 2 और ये 3 जितनी भी लाइंस है वो 0,0 से नहीं गुजर रही, 0,0 से है ना, ओ पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, इन सभी इनइक्वलिटीज़ में ये 0 0 उठाकर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 0 उठाकर मैं इसमें डाल के देखता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या 0 -5 से बड़ा होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर इस इनइक्वलिटी का डायग्राम 0 0 की तरफ वाला बन जाएगा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डायग्राम है कहाँ पर, ये -5 वाली, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना। देखो इसकी इक्वेशन यही तो है, ये वाली। तो इसके 0 0 किधर है, ये जो लाइन है ना, इसके 0 0 किधर, इस तरफ है ना, इसके इस साइड में दाईं तरफ है ना, इधर की तरफ। तो इसके इधर वाला एरिया को हम शेड कर देंगे पूरे को। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा लग मत जाना कि लो मैं अभी कर देता हूँ ना, ये करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा ये लगा दिया ना, इसका मतलब समझ जाएंगे कि इस लाइन के इधर वाला पोर्शन हम शेड करेंगे। लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, जब कॉमन पोर्शन आएगा ना तब एक साथ बस कॉमन को शेड कर देंगे हम। फिर अगला क्या है, यहाँ पर भी मैं 0 0 डालूंगा, ये 0 0 उठाऊंगा, इस इनइक्वलिटी में डालूंगा। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसकी जो लाइन है ना, इसकी बाउंड्री कौन सी है, ये वाली बराबर 3 वाली, कौन सी है, ये वाली। इसकी वजह से जो दो टुकड़े हुए ना, इस लाइन की वजह से जो दो टुकड़े हो चुके हैं, इसके इधर और इसके नीचे की तरफ, तो इसमें से 0 0 वाला नहीं आएगा, क्योंकि 0 0 वाला इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब इस बाउंड्री के 0 0 वाली तरफ नहीं आएगी तो इसके अपोजिट तरफ आ जाएगी। तब मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा ये लगा देता हूँ कि भाई इसके इधर की तरफ का लेना हमें एरिया। ठीक है, अगली चीज़, यहाँ पर भी मैं 0 0 डालूंगा। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। 0 क्या 12 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये 12 वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इसको 0 0 मतलब इसकी इनइक्वलिटी को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है बाउंड्री। इसकी किस तरफ है 0 0? इससे इधर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर के एरिया को हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमने तीनों को बना लिया। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनका मतलब क्या है, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमें जो भी कॉमन एरिया बनाना ना, ऐसा नहीं कि कॉमन एरिया थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके शेड कर देंगे, नहीं, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेंगे। तो ये लाइन इधर चाहती है, ये लाइन चाहती है इधर की तरफ, ये लाइन चाहती है इधर की तरफ। तो कौन सा पोर्शन आएगा, है ना, ये लाइन इधर मतलब इधर का आ जाएगा ये, और ये ऊपर का चाहती है तो ऊपर का आ जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन आता लग रहा है, सबको लग रहा है ना, यही पोर्शन आएगा। तो अब हम इसको शेड कर लेते हैं, ऐसे बन जाएगा। इसको शेड करते चलो। यहाँ पर आप अपनी कलाकारी लगा सकते हो ना, ये इसी को शेड करना। अच्छा देखो इधर की तरफ, वैसे ये इन तीनों को ही देखोगे ना तो ये वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन चूंकि ये भी तो है दो, जो कि कहते हैं कि बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना, तो ये वाला नहीं आएगा फिर। ठीक है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो उसको उस पर मतलब अलग से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट बन गया अपना फिजिबल रीजन। देखो कॉमन तो है ये सबका, हाँ भले ही खुला है, लेकिन ये क्या है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, मतलब सबका कॉमन होता है फिजिबल रीजन। आ रहा ना सबका कॉमन, भले ही खुला हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ रहा है। अब देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपना डायग्राम बन चुका है, फिजिबल रीजन आ चुका है, फिजिबल मतलब सबका कॉमन आ चुका है। कॉर्नर पॉइंट्स अब निकालने में, कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, देखो कितना बढ़िया से आ चुका है सबका आंसर। ये कॉर्नर पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि हमने इसी टेक्निक से तो निकाला है। हमने जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें उसी टाइम मिल जाएंगे। तो ये मिल गया, ये कितना है 1,0, ये भी मिल गया, ये 0,3 भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, है ना, ये मिल तो गए, इनको नाम दे देते हैं। समझो कि ये A पॉइंट है, ये अपना ये वाला जो पॉइंट है ये है B पॉइंट, ये वाला पॉइंट C हो गया, और ये वाला पॉइंट D हो गया। ठीक है, तो ABCD ये कॉर्नर पॉइंट्स भी तैयार है। यहाँ पर फिर भी मैं चलो क्या ही लिखेंगे, पता चल ही चुका ना, कॉर्नर पॉइंट्स तैयार है। अब बनाएंगे हम टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल। उसके बाद में बाउंडेड अनबाउंडेड बाद में उस पर नज़र डालते हैं, पहले टेबल बनाओ। टेबल में कॉर्नर पॉइंट्स एक तरफ, और जो जेड हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो इधर आएगा। तो ये जेड ये है अपना -50x + 20y, इसको हमें मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू बतानी, इसका मतलब मिनिमाइज करना है।
तो यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं टेबल। तो टेबल में इधर क्या आ जाएंगे अपने कॉर्नर पॉइंट्स और इधर आ जाएगा जेड, जो हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। जेड क्या है, -50x + 20y, -50x + 20y। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 6,0 फिर 1,0, 6,0 1,0, फिर क्या है सी है 0,3 और 0,5। तो यहाँ पर हो जाएगा 0,3 एंड 0,5। ठीक है। अच्छा ये सारे पॉइंट्स उठाकर इसमें डालेंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये 6,0 वाई वाला तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6×5 = 30, ये 300 हो जाएगा। 10 डालूंगा तो ये -50 मिल जाएगा मुझे, है ना। ये बस उठाओ और डालो, इसके अंदर उठाओ और पुट करो। 0,30 डालूंगा तो ये एक्स वाला तो खत्म और 30 यहाँ, 3 यहाँ पे ना, 3 है ये, 20,3 ये हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 हो गया। 0,5 इसमें डालेंगे तो एक्स वाला तो खत्म, क्योंकि 0 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई है 5, तो ये 20 और 5 मल्टीप्लाई होकर बना लेंगे 100, ये हो गया। हमें क्या बताना, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम। हमें इनमें क्या ढूंढनी है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज मतलब उसकी जो मिनिमम वैल्यू बतानी है। इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन है, -300। दिस इज़ आवर मिनिमम वैल्यू। इसको मैं स्मॉल m से दर्शा देता हूँ। ये क्या है, इन सब की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। तो इतना होने के बाद में हम स्मॉल m कैपिटल M पता कर लेते हैं। चलो यहीं पर मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पर हम कैपिटल M या स्मॉल m लगा देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाउंडेड पोर्शन है या अनबाउंडेड है। इस बार बताओ, इस बार कौन सी सिचुएशन बन रही है। ये जो फिजिबल रीजन है ये ऐसे बंद है क्या, नहीं बिल्कुल बंद नहीं है। ये तो इधर खुला हुआ है, इधर से कोई दीवार ने तो इसको ढका ही नहीं है, है ना, बंद नहीं है ये। इधर की तरफ तो दीवारें हैं, इधर x एक्सिस y एक्सिस की तरफ, लेकिन इधर की तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब ये जो अपना जो फिजिबल रीजन है ना, ये अनबाउंडेड है। ये क्या है, अनबाउंडेड। देखो जब भी अनबाउंडेड होता है ना, तब हमें क्या करना पड़ता है, अनबाउंडेड के केस में हमें फिर यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ते हैं। इस बार टेबल ये टी तक का काम हो गया, फिर 2 केस, फिर 2 केस, ऐसे लेके चलना पड़ेगा। 2 केस कौन से, ये बाउंडेड अनबाउंडेड वाले ये हो गए। अनबाउंडेड हुआ तो फिर से 2 केस काम आएंगे। ये जो लास्ट वाला 2 है ना, वो है अनबाउंडेड के लिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ये देखो कि हमें मैक्सिमम का क्वेश्चन है या मिनिमम का क्वेश्चन है, कैपिटल M का या स्मॉल m का है। तो अपने वाले में क्या बताना है, मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन में बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमाइज करना है। इसका मतलब ये वाली केस लगेगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जब भी मिनिमम का क्वेश्चन आए और ये अनबाउंडेड वाला ये वाला केस आ जाए, तब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे देखना है कि यार इस टेबल के अकॉर्डिंग तो मिनिमम आ गया -300, क्या, क्योंकि ये पोर्शन अनबाउंडेड है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि इस मिनिमम वैल्यू से भी मिनिमम, इससे भी कम कुछ ना कुछ हो जाए। तो हमें ये पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है। ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग, इन कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बस हमें ये मिला है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस जेड की जो मिनिमम वैल्यू जो कि हमें बतानी थी वो आई है -300। ठीक है। लेकिन ये एरिया बाउंडेड नहीं है, इसलिए हम क्या सोचेंगे, यहाँ पर एक चीज़ लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, चूँकि आवर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर हम यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि भाई इसका भरोसा नहीं है। हम एक बार ये चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं -300 से और मिनिमम तो नहीं है, और कम तो नहीं है। समझ गए। तो मैं क्या लिखूंगा, -50x + 20y। अभी तक मिनिमम वैल्यू क्या है, -300। तो हम देखेंगे कि -300 से और कम तो नहीं है। समझ गए। इससे ग्रेटर देन लेके नहीं चलना, वो तो बनेगा बनेगा, लेकिन इससे और मिनिमम अगर आ जाएगा तो फिर देखो क्या बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर वापस प्रोसेस में आता हूँ। तो अपना क्वेश्चन मिनिमम वाला ये, मैक्सिमम वाला वो वाला, उसको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी आगे जाके वो सेम काम ही होता है। क्या, हम इसका भी क्या बनाएंगे, इसका भी हम बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। फिर देखते हैं कि भाई जो पिछला वाला डायग्राम था वो और इस नए वाले डायग्राम में ये भी इनइक्वलिटी है, तो इसका भी हाफ प्लेन बनेगा। तो पिछले वाले डायग्राम में मतलब ये जो यहाँ पर हमने बनाया था उसमें और इसमें कुछ कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो यहीं पर हमें आंसर मिल जाएगा, ये पिछला वाला -300 ही। अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब आंसर नहीं मिलेगा, नो मिनिमम वैल्यू, ऐसे बोलना पड़ेगा हमें। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अब इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इसका बराबर, देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसका बराबर का साइन हटा देता हूँ, इसको ब्लैक पेन से कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50x + 20y बराबर -300। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। 20y बराबर, तो ये 0 से 0 कट जाएगा,
2 इस 30 को काटेगा तो 15 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का तो माइनस का 15, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में अब मैं यहाँ पर डालूंगा y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 डाल दी तो y खत्म, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 इस 0 को काटेगा तो इधर 30 और इधर 5 बच गया। हवा में कर लो, 5 इस 30 को काटेगा तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ये हो गया। तो माइनस ये इधर तो y पे तो -15 और इधर ये 6 हो गया, है ना। इसके डायग्राम को ना, इसके डायग्राम को आपको अगेन इसी पेपर पे बनाना है, अलग से नहीं, इसी पेपर पे बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है, 0,15 सॉरी 0,-15, तो 0,-15 तो यहाँ कहीं पर नीचे की तरफ होगा, है ना। 0,-15 यहीं पे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे ले लिया हमने 0,-15। और क्या है 6,0 ये है, तो हम इनको ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये किसका डायग्राम बना, ये वाला डायग्राम। अभी जो नई इनइक्वलिटी मिली ना अनबाउंडेड की वजह से, उसका ये लिख देता हूँ मैं, इसका है ना, ये इक्वेशन इसके साथ लिख देता हूँ, -50 + 20y = -300। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, -50x + 20y = -300। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसके साथ में लिख दिया। अब एक्चुअली ये हमें इनइक्वलिटी को सोल्व करना है ना। इनइक्वलिटी और पिछले वाले डायग्राम का कुछ कॉमन तो नहीं है। अब इनइक्वलिटी में क्या है, यहाँ पे लेस देन, तो अब ये इसका जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये नया वाला जो डायग्राम है ये, है ना, इसको मैं थोड़ा और डार्क बना देता हूँ। अच्छा, डार्क नहीं बनाना यार, एक मिनट, यहाँ पर तो लेस देन का साइन है ना, और मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब भी लेस देन का साइन आए हमें इनइक्वलिटी को ऐसे डॉटेड बनाना, देखो ऐसे डॉटेड, डॉट ऐसे। तो ये तो मैंने यार डार्क बना दिया, खैर इसको हम थोड़ा बहुत ऐसे करेक्ट कर लेते हैं, ऐसे डॉट ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, डॉटेड डायग्राम है ये। हाँ, तो अब ये जो लाइन है, ये बाउंड्री है, ये 0 0 से नहीं गुजरती ना, तो 0 0 उठाकर हम इसमें क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे 0 0 डालो, 0 + 0 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना 0 हो गया। 0 लेस देन -300, क्या -300 से छोटा होता है क्या 0? नहीं यार, 0 तो 0 होता है, नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है 0, है ना। पहले नेगेटिव नंबर आते, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके इधर की तरफ है ना 0, तो इसके इधर वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके राइट साइड वाला आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा, इधर वाला। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ना, वो इसके नीचे नीचे का होगा। तो आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ गया, समझ गए। ये जो इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी का जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बन के इसके नीचे वाला पोर्शन आएगा, है ना। ये छोटा सा मैंने एक सैंपल बना दिया, यही सैंपल यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, इधर की तरफ ऐसे, समझ गए मेरी बात। तो देखोगे तो पिछला वाला डायग्राम ये रेड कलर से मैंने बनाया था, और नया वाला डायग्राम में ये है ब्लैक वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कॉमन पोर्शन बन गया। ये क्या बन गया, कॉमन पोर्शन बन गया। तो इस वजह से यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर कॉमन आ जाता है तो फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि -50x + 20y <- 300 हैज़ कॉमन पोर्शन विद द फिजिबल रीजन। ठीक है, ये फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन पोर्शन रख रहा है। देयरफॉर आपको क्या बोलना है यहाँ पर, कि इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे आ जाता है ना कि नो कॉमन पोर्शन, कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये जो लाइन है वो इधर से गुजर जाती, नीचे नीचे का हो जाता, कोई कॉमन आता ही नहीं, तब हमें -300 को ही मिनिमम बोलना पड़ता। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z = क्या, ये -50x + 20y, -50x + 20y। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाइए। तो हमने ना ये वाला केस कवर कर लिया कि कॉमन आ रहा है। अब हम एक ऐसा देख लेते हैं कि जिसमें कॉमन नहीं आ रहा हो, तो उसमें भी आंसर कैसे मिलेगा। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट एग्जांपल, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, क्या है, z = 50x + 70y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये पाबंदियाँ हैं x और y पे, तो इनके तहत हमें उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ये तो आप जानते हो, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इनके डायग्राम के लिए इनको हम कैसे लिख लेंगे, है ना, यहीं पे काम चालू कर दिया मैंने। तो क्योंकि अपना पहला काम क्या होता है, इनइक्वलिटी, बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले से मिले हुए रहते हैं। फिर अगला काम होता है डायग्राम का। तो डायग्राम बनाने के लिए इनका साइन हटा के बराबर का साइन लगा लूँगा पहले। ये बन जाएगा 2x + y = 8 हो गया, और यहाँ पर x + 2y = 10 हो गया। अब मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, फिर y की वैल्यू निकाल लूँगा ऐसे ही, फिर y की वैल्यू 0 डाल के x की निकालूंगा।
तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई बराबर 8 हो जाएगा। सिंपल, पॉइंट निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर इस प्रोसेस से करोगे ना मज़ा आ जाएगा। वाई की वैल्यू 0 डाल दी तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 डाल दो, x कोऑर्डिनेट तो 2y बराबर 10, y बराबर 5 हो जाएगा, कोमा, और y कोऑर्डिनेट 0 डाल दो इस बार, तो ये खत्म, x बराबर 10 आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब अपना काम डायग्राम बनाने का, तो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बना लेता हूँ। इधर इधर देखो सारे पॉइंट्स ना पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा अपना बढ़िया से। तो ऐसे मैंने खींच ली लाइंस। अब यहाँ पर वाई में कितना जा रहा है हाईएस्ट, ये 8 तक जा रहा है ना, तो और एक्स में ये 10 तक जा रहा है, तो वाई में 8 वाला बना लेता हूँ पहले, ये 0,8, और फिर ये 0,5 यहाँ पर आ जाएगा 0,5। उसके बाद एक्स पर 4 और 10 है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 10 बना लेता हूँ पहले, ज़्यादा वाला पहले बना लो ताकि एक पता तो चले, उसके अंदर अंदर सब कुछ छोटे वाले आ जाएंगे। 4,10 ये 0 हो गया। अब इनको मिला देते हैं, 0,8 वाला मिलेगा 4,0 से, तो ये वाला इससे मिल जाएगा, तो इनको ऐसे मिलाऊंगा यार, ये दूर ना चला जाए बस, ऐसे। ठीक है, ये बन गया, लग रहा है एक लाइन है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इसके साथ में ही है ना, लेबल करते हुए चलो इसको। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8, यहीं से तो निकले ये, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अच्छा, इसको मिला लिया। अब क्या है, 0,5 को 10,0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना वो इससे मिल जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब इनको मिलाओ, ऐसे मिलाएंगे तो ये हो गया कुछ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया। इसकी जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन इसके साथ में लिख दो, x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 10, ऐसा हो गया। देखो अब हमें ना, अब ये डायग्राम तो बन गया, बाउंड्री सब तैयार है। अब यहाँ पर क्या बताना है हमें, ऐसी चीज़ बतानी है कि इन इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम क्या बनेगा ना, ये बाउंड्री बन गई, इनइक्वलिटी का डायग्राम। तो ये जो दोनों लाइन्स है ये 0, 0 से पास नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, ये 0,0 उठाकर उनके अंदर, इनके अंदर क्रॉस चेक करूँगा। तो 0 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये सही है क्या, 0 8 से बड़ा होता है, नहीं 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 होता, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जो 8 वाली है ना ये इनइक्वलिटी, उसके वो इसकी जो बाउंड्री ना उसके 0, 0 की तरफ वाला पार्ट नहीं आएगा, 0, 0 से दूर वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके दूर वाला पार्ट के लिए मैंने ऐसे बना दिया ना, इसके राइट साइड वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में 0, 0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है क्या, नहीं होता। 0 10 से बड़ा थोड़ी होता, 10 से छोटा होता है, तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके भी ओरिजिन की तरफ वाला नहीं बनेगा, इसके दूर की तरफ वाला बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो आप समझ रही हो ना, इनके इधर वाला बनेगा, तो कौन सा पोर्शन होगा, कॉमन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इधर वाला बन जाएगा ये, समझ रहे हो ना, एकदम कॉमन सेंस से देख सकते हो। ये लाइन कह रही है इसके इधर वाला, ये लाइन कह रही है इसके इधर वाला, तो इधर की तरफ मैं बार बार आ रहा हूँ, तो ये वाला एरिया अपना हो जाएगा क्या, अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये पता कर लेते हैं डायग्राम, देखो फिजिबल रीजन है कि नहीं है, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, इसलिए फिजिबल रीजन है, फिजिबल मतलब सबका कॉमन। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पता करते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स ये है 10,0 फिजिबल रीजन का, इनका कोई मतलब नहीं है, ये पता है, ये पता करना भी, और ये पता है। मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट बी, एंड दिस इज़ पॉइंट सी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो इसको इधर कर लेता हूँ मैं, 4b। बी पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस यहाँ पे आके मिल रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10, और इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8। यार ऐसा तो काम बनेगा नहीं, एक काम करता हूँ मैं, किसी को जैसे इसको ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ नीचे, क्योंकि फिर वो x कट जाएगा ना। तो देखो क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड नहीं है ना, ये अलग है। क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा अपना 4y बराबर 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस 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 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम ही है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये कट गया, यहाँ पे माइनस का 3y बराबर ये कितना हो गया, माइनस का 12, तो y बराबर क्या हो गया 4, y इक्वल टू 4 हो गया। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y की वैल्यू उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा, y बराबर 4 उठा के इसमें डाल दूंगा, तो 4 दूनी 8, 8 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2।
ठीक है। ये चीज़ें तो खटाखट कर लिया करो यार, आप 9th क्लास से करते आ रहे, 9th या 10th क्लास से, तो अब तो एकदम ऐसे चुटकियों से होने चाहिए सारे पॉइंट वॉइंट निकालना सब, ठीक है। तो अब ये बन गया। अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता चल चुके हैं, अपना प्रोसेस यहाँ तक पहुँच चुका कॉर्नर पॉइंट्स। अब टेबल में देख लेंगे मिनिमम मैक्सिमम क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना। टेबल बना के हम यहाँ पे मिनिमम पूछा ना, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक टेबल इधर बना लेते हैं। टेबल पहले तो टेबल में क्या आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स, और एक तरफ आ जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड क्या है यहाँ पे 50x और 70y, तो 50x प्लस 70y। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है और ये वाला सी है ना, ए बी सी। बाकी तो खुला है, तो खुले को तो कोई रोक नहीं पाएगा, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे। ए के क्या है देखो, मैं बता देता हूँ, 10,0, 2,4 एंड 0,8 एक साथ लिख लेंगे। 10,0, 2,4 एंड 0,8 ये उठा कर इसमें डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 10 उठा के 10,0 उठाऊंगा तो ये 500 जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 500। 2,4 इसमें डालूंगा तो अब इसमें दोनों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 × 50 कितना हो गया 100, ठीक है। 4 × ये तो 100, नहीं यार 4 7 28 होता है ना यार, 280 हो जाएगा ये, ठीक है। 380 हो गया ये, ठीक है, टोटल 380। अब 0,8 उठा के इसमें डालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा पहला, 8 तो 56, ये 560 हो जाएगा। हमें यहाँ पर बताना क्या है, हम क्या चाहते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, मिनिमम, तो टेबल के साथ में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। दिस इज आवर एम बोले तो स्मॉल एम है, देखो स्मॉल एम मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब है ना, जैसे टेबल बन गई, मिनिमम वैल्यू हमने बता दी है मिनिमम वाला। तो अब देखते हैं कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो आपको तो यार ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो फिजिबल पोर्शन है ये कैसा है, अनबाउंडेड। क्या ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड जब भी होता ना, तब हम इधर की तरफ चले जाते हैं। दो केस और बन जाएंगे यहाँ पर कैपिटल एम वाला नहीं है, स्मॉल एम वाला ही है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। तो मिनिमम वैल्यू और इधर लेस देन का साइन लगता है, मिनिमम वैल्यू से भी कम। मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन आता तो उससे ज़्यादा वो सोचते हैं, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू से कम सोचना है हमें। और ये आखिरकार ये होता कौन है, मिनिमम वैल्यू से भी कम कौन होना चाहता है, ये अपना वही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है 50x प्लस 70y। तो यहाँ पर देखो एक कुछ स्टेटमेंट लिख के फिर हम वो काम करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा चूँकि आवर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तब हम एक न्यू इनइक्वलिटी क्रिएट कर लेते हैं, वो पता करने के लिए कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। वो न्यू इनइक्वलिटी क्या होती है, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 50x प्लस 70y, और अभी जो मिनिमम वैल्यू मिली कितनी 380, 380 कि ये जो अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग, ओनली टेबल को देखें तो मिनिमम वैल्यू ये है, ये हमें पता करनी थी। लेकिन चूंकि पोर्शन अपना अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड की वजह से है पंगा, टेबल की वजह से नहीं है। पोर्शन अपना क्या है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिनिमम वैल्यू मिली ना, इससे भी कम हमें आंसर मिले। तो यहाँ पर हम लेस देन का साइन और लेके चेक कर लेते हैं कि भाई अपना जो मिनिमम वैल्यू निकाली ना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसकी वैल्यू कहीं 380 से, जो कि इसके अकॉर्डिंग मिनिमम है, इससे और मिनिमम तो नहीं है कहीं। तो अब हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका अब हम बनाएंगे डायग्राम। इधर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, डायग्राम बनाएंगे उसी पर। इधर हम पहले होमवर्क कर लेते हैं। तो ये जो लेस देन का साइन है ना, अच्छा ध्यान रखना लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो वो डॉट 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 वैसे डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले इसको हटा के बराबर का साइन लगाओ, क्या बन जाएगा 50x प्लस 70y बराबर 380। यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर y की वैल्यू 0 डालेंगे। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये खत्म, 70y बराबर 380, फिर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 38/7 आ जाएगा। 38/7 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा, 5.2 लिख लेता हूँ मैं। और अब मैं y की वैल्यू 0 डाल दी, 50x बराबर 380, 0 से 0 कट जाएगा, 5 38 के नीचे चला जाएगा, तो 38 डिवाइड बाई 5 तो कितना मिलेगा 7 35 हो गया। 38 तो फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो बन जाएगा 7.6 ऐसा हो गया। लेकिन यार इससे ना अंदाज़ा हमें मिलता नहीं है ये कैसा होगा। वैसे तो आप देख सकते हो 5.2 मतलब ये यहाँ कहीं पर, सॉरी 5.2 तो y एक्सिस पे हो गया और x एक्सिस पे 6, ये 7.6 हो गया, ऐसा बन जाएगा। इनइक्वलिटी कैसे बनेगी, इनइक्वलिटी
यहाँ पर जीरो जीरो ये जो जीरो जीरो ना ये सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। 0 लेस देन 380, हाँ सही है, 0 380 से छोटा होता तो है, तो इधर वाला पार्ट बन जाएगा। लेकिन अब है ना यहाँ पर अपने जो पहले से पॉइंट है, आप देखोगे ना इसका डायग्राम ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसे y की पॉजिटिव साइड से x की पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर कैसा बनेगा, क्या ऐसे ये जो चूंच निकली हुई है ना इसकी, ये इसको से कट करते हुए जाएगा या फिर इसके इधर दूर से जाएगा, ऐसा पता नहीं चल रहा। तो इसकी जो चोंच है ना ये बी, ये एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कहीं ये इधर से गुजरी है उधर से गुजरी ना, ऐसा पता कर लेते हैं। तो 2,4 एक बार मैं उठाकर इसी में डाल के देख लेता हूँ 2,4। तो इसमें मैं 2,4 इसमें पुट करके देख रहा हूँ, देखे क्या मिलेगा। तो 2,4 उसमें डालूंगा, फिर यहाँ लिखूँगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 2 ये 100 बन जाएगा, प्लस 4 उठा के इसमें डालूंगा, तो 70 × 4 ये 280 हो जाएगा, 280 बराबर आर एच एस में क्या है 380। 100 + 280 कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, और आर एच एस में क्या है 380 है, तो ये बराबर हो गया। इसका मतलब 2,4 ना इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ बीच में कहीं पर आएगा 2,4। तो अब देखो लाइन कैसी बनेगी, अपना एक पॉइंट है 7.6, तो 4 और 10 के बीच में आएगा 7.6, यहाँ पर कहीं पे आएगा 7.6। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर 0,5.2, ये वाला पॉइंट अपना यहाँ पर मिल जाएगा 0,5 है ना, 5 से ऊपर और 8 से नीचे यहाँ पर 5.2 मिल जाएगा मेरे को। इनको ज्वाइन कर देते हैं और देखो 2,4 से भी अपना पॉइंट, अपनी ये लाइन गुजर रही है ना, ये जो लाइन है ये यहाँ से और 2,4 इनसे गुजर रही है। 2,4 की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि 2,4 पहले से प्रेजेंट है, यहाँ से ये नई वाली इनइक्वालिटी गुजरेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाता हूँ, बनाऊँगा, और कैसे, यहाँ पे लेस देन का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन, क्या डॉटेड लाइन, इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो कैसा बन जाएगा डॉटेड लाइन से, देखो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार का डायग्राम ये बनेगा। इसकी वो क्या है, इक्वेशन क्या है, ये 50x + 70y = 380, यहाँ पे लिख देता हूँ 50x + 70y = 380। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये बाद में निकल के आई है, अपने इनके अनबाउंडेड होने की वजह से निकल के आई है। और इसके किधर वाला पोर्शन काम करेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि इसको 0,0 सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो उस केस में ये 0,0 सेटिस्फाई करता है, तो उसके नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसके नीचे वाला। तो उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है ना, इनसे हमें दूर जाना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो नीचे वाला पार्ट ये बन जाएगा इसका ये ना, ये वाला पार्ट। अब देखो अपना फिजिबल रीजन और जो नया वाला ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक से ऐसे किया है ना, ये अब इसको कितना डार्क कर दूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में और कोई डायग्राम बनाना नहीं है हमें। तो इसमें ये फिजिबल रीजन तो इधर है, देखो फिजिबल रीजन की बाउंड्री कहाँ से चल रही है, ऐसे है, ये है फिजिबल रीजन। और देखो फिजिबल रीजन बन रहा है ना, यहाँ पे सारी इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जरूर है। तो आप समझ पा रहे हो ना, इनकी जो बाउंड्री होगी वो डार्क बनेगी, डार्क बिना पेन उठाए ऐसे, फिर ये बाउंड्री ऐसे बनेगी, यहाँ तक आएगी, और फिर उसके बाद में ऐसे चली जाएगी, और फिर इधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ये डार्क बनाना हमें पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो जो हाफ प्लेन होता है ना, उसकी बाउंड्री में से डार्क बनाते हैं। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लेस देन का ही साइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बनेगी डॉटेड। अब ये बताओ कि इनमें ये ब्लैक वाले पोर्शन में जो इसकी वजह से आया, इसमें और जो रेड वाला जो अपना फिजिबल रीजन, इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। जैसे आपको लग रहा होगा यार ये पॉइंट ना उसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन नहीं, ये चूँकि इसकी बाउंड्री पर है और यहाँ पर हम बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते, है ना, बाउंड्री नॉट इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। ये तो हम बाउंड्री के लिए बराबर लगा लेते, लेकिन ये तो ग्राफ बनाने में मदद करता है, इसलिए यहाँ पे बराबर लगाए, लेकिन ओरिजिनल ये है लेस देन, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पोर्शन में और अपने फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो कॉमन, तब हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ थ्योरी लिखता हूँ और फिर बताऊँगा आंसर क्या होगा। आंसर तो यही होगा 380, जो मैंने यहाँ पे मिला ना, यही अपना आंसर बन जाता है। लेकिन हमें एक संभावना होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है 50x + 70y < 380 एंड फिजिबल रीजन हैज़ नो
कॉमन पोर्शन, ठीक है, कोई भी इनमें कॉमन पोर्शन नहीं है, नो कॉमन पोर्शन। इसका मतलब यहाँ पर अब हम बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी जो हमें ओरिजिनली मिलती है ना टेबल से, वही मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पास हो गई। आंसर यही आना होता है, बस हम ये चेक करते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा आंसर। ये जब हम इतनी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे माथापच्ची की ना, उससे आंसर बदलने वाला नहीं है। हाँ, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, बस वो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि 380 आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर कोई नहीं आएगा, आएगा तो 380 आएगा। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जेड की एक्सप्रेशन में पूरा लिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगी 380। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी होता है यहाँ पर। अब देखो हमने ना हर टाइप की चीज़ें कर ली है, बाउंडेड था वो भी देख लिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया, अनबाउंडेड में कॉमन नहीं हो, कॉमन हो, ये सारे केस हमने देख लिया। अब बस ये एक लास्ट एग्जाम्पल छोटा सा ये देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसा दिखता है कि नो फिजिबल रीजन, कोई कॉमन ही ना हो, कुछ फिजिबल रीजन ही ना हो, ऐसा कैसे होता है। ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है क्योंकि ये पहले खत्म हो जाता है। तो इसको देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। तो देखो दोस्तों, ये है वो एग्जाम्पल, यहाँ पर बोला है मिनिमाइज, इसकी वैल्यू हमें मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है। सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर ये पाबंदियाँ ये दे रखी है कि x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फिर ये है 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, और ये तो है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका मतलब क्या है कि ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला डायग्राम ही हम प्रीफर करेंगे। तो इनका डायग्राम यहीं से बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें बराबर का साइन लगा लेता हूँ, तो x + y इक्वल टू 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3x + 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं हम, दो पॉइंट्स निकाल लेंगे हर एक केस में। तो सबसे पहले इसमें x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो y बराबर 8 हो जाएगा, ऐसे ही y की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दूंगा मैं तो 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब मैं x की जगह तो 0 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दूंगा तो 3x इक्वल टू 15, x हो जाएगा 5। ये हो गया, पॉइंट्स तैयार है। इनइक्वलिटी पता ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता ही है, जिसकी मतलब जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो डायग्राम अब हम बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं डायग्राम। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये y एक्सिस हो गया, ऐसे x एक्सिस हो गया। हमें 8 और 8 मतलब मैक्सिमम तो यही है 8 और 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,0 और इधर आ जाएगा 0,8, फिर 0,3 है ये y एक्सिस पर, यहाँ पर है 0,3, ये क्या 5,0 तो 5,0 यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, अब इनको ज्वाइन करना है तो 8 वाला 8 वाले से ज्वाइन हो जाएगा, मतलब ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे बना दियो इसको, ऐसे बन गया। ठीक है, उसके बाद में अब क्या है 0,3 5,0 ये आपस में कनेक्ट, ये 3 वाला 5 से हो जाएगा, ऐसे बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इनका डायग्राम बनाते हैं ना, अब मतलब 0,0 से हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। अब इनइक्वलिटी का डायग्राम बना दिया तो बाउंड्री का डायग्राम हो गया। इनइक्वलिटी में हम क्या करेंगे, ये दोनों ही लाइंस, अच्छा इनका नाम तो लिख दो यार, ये 8 8 वाली लाइन कौन सी, ये x + y बराबर 8, x + y इक्वल टू 8। ये 3 और 5 वाली लाइन कौन सी, ये 3x + 5y इक्वल टू 15, 3x + 5y इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब मैं 0 0 उठाकर पहली वाली इनइक्वलिटी में डालता हूँ, है ना, क्योंकि 0 0 उसकी लाइन पर स्थित नहीं है, ये उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये उसके ऊपर होगा तो फिर 0 0 नहीं लेंगे, फिर कोई पॉइंट ले लेंगे। तो 0 0 उठाओ और इसके अंदर इस इनइक्वलिटी में डाल के देखो, 0 + 0 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये चीज़ सही है क्या, नहीं, 0 8 से बड़ा थोड़ी होता है, 0 तो 8 से छोटा होता है। तो ये जो बाउंड्री है ना, इसके इधर है 0 जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस बाउंड्री के इधर वाला कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें और कोई माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। इस बाउंड्री के इधर वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके उधर वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसके उधर वाला करेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरो बना देता हूँ, इसका मतलब क्या, इस लाइन के उधर वाला पार्ट। ठीक है, फिर क्या है, अब इसमें 0 0 डाल के देखते हैं, मतलब ये वाली लाइन है ना, इसके लिए 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 15। 0 15 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है। तो ये जो है ना, ये लाइन, इसके 0 किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसके नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब ऐसे में आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई फिजिबल रीजन नहीं बनने वाला, क्यों, ये तो क्या कहता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कहते हैं, लेकिन सबका कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, इनका कॉमन हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगेगा कि इनको मैं अगर ऐसे आगे बढ़ा दूँ तो इधर की तरफ कुछ कॉमन मिल जाएगा, लेकिन वो उसको फिर ये लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो मिलेगा लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो ये इधर का चाहता है और ये इधर
के बारे में कह रही है ये वाली इनइक्वलिटी। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन पार्ट होगा ही नहीं, है ना। ये दोनों आपस में ही कुछ कॉमन नहीं बना रही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो कॉमन रीजन। इन कंस्टेंट्स का कोई कॉमन रीजन नहीं बनेगा, जनरली बन जाया करता था, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नो फिजिबल रीजन, कोई रीजन यहाँ पे फिजिबल नहीं है। फिजिबल मतलब जहाँ से आंसर हमें मिल सके, तो फिजिबल मतलब क्या है, जहाँ से आंसर हमें मिल सके। तो इस बार नो फिजिबल रीजन, इसका मतलब हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम तो दूर की बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ये चीज़ कैसे समझोगे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर पहले मैंने बोला था ना प्रोसेस के अंदर कि भाई कॉमन पोर्शन अगर नहीं आया तो हमें, मतलब कॉमन पोर्शन अगर आया तो यहाँ पे मैंने काट रखा, मतलब आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनमें तो ये था कि भाई इसमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ें तो फिजिबल थी। यहाँ पर चीज़ें भी फिजिबल नहीं है। आप इसको ऐसा समझो जैसा वो स्टार्टिंग में हमने नहीं लिया था। अब स्टार्टिंग के एग्जाम्पल पर आते हैं वापस। यहाँ पर ये वाला केस कि एक दुकानदार था, उसको इतनी जगह, इतने ही पैसे थे उसके पास 50,000, और उसके गोदाम में 60 आइटम रखने की जगह थी। तो इस बार फिजिबल रीजन ही नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब ये है कि किसी ने ना इसको बोल रखा है कि भाई तेरे को ना 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, 1 लाख रुपए करने ही करने हैं भले ही, लेकिन उसके पास में ये मजबूरी है कि भाई 60 आइटम ही रखने हैं। तो ऐसा हो गया, अगर ये अब कम से कम कितना रुपए खर्च करेगा, 1 लाख, उसमें 60 आइटम से ज़्यादा आएंगे, भले कुछ भी ले लो। वो आप क्या बोलते हैं, ये टेबल ले लो या चेयर ले लो, है ना। गोदाम में जगह फिर बचेगी नहीं, मतलब गोदाम ओवरफुल हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई, पैसे हैं बहुत ज़्यादा, गोदाम में जगह है बहुत कम। तो इस टाइप की सिचुएशन होगी, मतलब वो अब मजबूरी ऐसी है, किसी ने बोल रखा है कि उसको धमका रखा है कि भाई 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, कम से कम तो करने हैं, लेकिन उसके पास जगह 60 आइटम की है। अगर 1 लाख रुपए वो कम से कम 1 लाख खर्च करेगा तो वो, मतलब फिर ये गोदाम वाली जो स्पेस वाला इशू है ना, ये फिर खतरनाक हो जाएगा, ये स्पेस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन है, एक बात अलग करिए, दूसरी बात अलग करिए, ऐसा मतलब ऐसे में धंधा चलेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। अपना ये थ्योरी का वीडियो हो गया, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया इसके अंदर। अब आपको कुछ और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं, अब आप बस प्रैक्टिस करो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो आगे की वीडियोज़ में देखते रहिएगा। अब मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।